कैसे हो दोस्तों। तो यार आज अपन अपना वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं ना। लेक्चर नंबर 4 जिसके अंदर हम वेक्टर का एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन का। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो वेक्टर की मैथ्स, हमने बोला था ना वेक्टर अलजेब्रा को जो फॉलो करेंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाले जो क्वांटिटी जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेंगे वो वेक्टर्स कहलाएंगे। तो हम वेक्टर का अलजेब्रा यानी वेक्टर की मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अब आगे कंटिन्यू रहेंगे। तो आज हम वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड कि मैथमेटिक्स कैसे करी जाती है एडिशन वाली, वो हम सीखेंगे। अभी तक हमने जो पिछले 3 लेक्चर में वेक्टर के, उसमें वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनके डायरेक्शन कैसे निकाले जाते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है ना। और वेक्टर के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करी थी कि ये वेक्टर, कोई वेक्टर है तो उसका एक्स वाई जेड में कैसे कंपोनेंट निकलेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में एंगल क्या होगा, ये सब हमने पढ़ लिया है। और अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट कर लेना, वो लेक्चर देखना, और अच्छे लगे तो एक बार सब्सक्राइब कर जरूर कर देना, है ना। और धीरे धीरे सारे लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और कम्प्लीटली फ्री कोर्स पूरा यूट्यूब पे डालूंगा मैं, तो तुम उसको फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना क्लासेस की सारी अपडेट्स के लिए, @फिजिक्स माफिया टेलीग्राम चैनल है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, है ना। अपना डाउट माफिया डाउट क्लास ग्रुप है, माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, जहाँ पे 24/7 ओपन रहता है, तुम अपने डाउट्स कभी भी पूछ सकते हो। और मैं जब भी फ्री होता हूँ तुम्हारे डाउट्स के आंसर कर देता हूँ शाम को 10:30 पे। लेकिन फिर भी मैं डेली लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ जिसमें बच्चे डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट होकर के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं ना। उसमें लाइव इंटरेक्शन होता है, कोई भी डिस्कशन फिजिक्स से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड बच्चे मुझसे कर सकते हैं। तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और इसकी सारी की सारी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चैनल की हो चाहे डाउट ग्रुप की हो, सारी की सारी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर नंबर 4, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें भी सबसे पहला हम पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर को ऐड करने का एक तरीका, जिसमें एक ट्राइंगल की दो साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है और तीसरी साइड उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये अपन ने ग्राफिकल मेथड में भी सीखा था, जो प्रीवियस लेक्चर में देखा। जिसने नहीं देखा वो लेक्चर देख सकता है चैनल विजिट करके, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी उसकी। अब हम इसका मैथमेटिक्स सीखते हैं ना, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की मैथमेटिक्स क्या होगी। सबसे पहले हम दो वेक्टर ले लेते हैं, दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल थीटा है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा है। और रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, अगर हम बोलें रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी का सिंपल मीनिंग होता है ए प्लस बी। समझ में आई बात। तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि ये 2 वेक्टर्स हैं, ये 3 वेक्टर हैं, 5 वेक्टर, इनका रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट का कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एडिशन होता है ना। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रिजल्टेंट निकालना मतलब क्या निकालना। रिजल्टेंट भाई इनका सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालें, मल्टीप्लिकेशन का निकालें, किस चीज़ का। तो रिजल्टेंट जब भी यूज में लिया जाता है तो हमेशा एडिशन के लिए यूज में लिया जाता है, कि अगर 3 या 4 या 5 वेक्टर दे रखे हैं और बोला जाए इनका रिजल्टेंट निकालो, मतलब उन सभी का एडिशन वेक्टर निकालना है, तुम्हें उनको ऐड करने पर जो आएगा उसको रिजल्टेंट बोलेंगे। क्लियर है। तो अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमें ये बोलता है कि दोनों वेक्टर्स को हमें हेड टू टेल कनेक्ट कर लेना है। यही सीखा था लास्ट लेक्चर में। हमने दोनों वेक्टर्स को ए को और बी को हेड टू टेल कनेक्ट कर लिया, और ओपन टेल से ओपन हेड की तरफ जो एरो बनेगा वो उनका रिजल्टेंट होगा। ऐसा क्यों होता है, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से, जैसे कि लो के तरीके से नहीं कि ऐसा लो बना दिया गया इसलिए ऐसा हो रहा है। बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से पहले तुम ओ से ए की तरफ इस एरो के अलोंग इतना चले, फिर दूसरा एरो तुम्हें बताएगा किधर जाना है। वो कहाँ से बताएगा, टेल से लेकर के हेड की तरफ चलता है एरो, इसलिए इस हेड पे यहां तक तो तुम पहुंच गए। अब आगे किधर जाओगे वो अगला वेक्टर बताएगा, और अगला वेक्टर डायरेक्ट करेगा तुम्हें अगले वेक्टर की टेल यहाँ पे होनी चाहिए, तब उसका एरो बताएगा कि तुम किधर जाओगे। इसलिए हेड टू टेल कनेक्ट करना जरूरी है रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर के ट्राइंगल ऑफ एडिशन में। ठीक है, तो इसके टेल से कनेक्ट करा और इस हेड पे पहुंचे, यहाँ पे फाइनली पहुंचे। तो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, इसीलिए ओपन टेल यानी कि यहाँ से तुम चले हो, और ओपन हेड यहाँ तुम पहुंचे हो, तो जहाँ से चले थे वहां तक पहुंचे हो, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, कोई नहीं भी 2 वेक्टर्स का। समझ में आ गई क्या बात। तो ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, ये बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बी है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का कहा जाएगा, और इसका जो लेंथ बनेगा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा। अब हमें इस वेक्टर की लेंथ कैलकुलेट करनी है, ए वेक्टर के साथ में इसका एंगल कितना है, बी वेक्टर के साथ में एंगल कितना है, ये सब कैलकुलेट करने हैं अपने को। क्लियर है। और ऐसी मैथ्स हमने कर रखी है, लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं जिसमें पार्टिकल सीधा चल रहा था, फिर टर्न करा तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताओ,
ये सिंपल मैथ्स के हिसाब से करे थे। अगर वो चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई ना तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। और ये चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डेवलप हुई है, पूरी का पूरा वेक्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डेवलप हुआ है। बस कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन हमने ऐड कर दी है, डायरेक्शन आई कैप जे कैप के कैप, तो हमें पता चल जाता है कि हम एक्स एक्सिस में चल रहे हैं कि वाई में चल रहे हैं कि जेड में चल रहे हैं। ठीक है, तो इनकी बेसिक फंडामेंटल अगर तुम्हें क्लियर करने हैं तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि पिछले 3 लेक्चर जरूर देखें। और इसको अगर तुम्हें बेसिक से और अच्छे से, मैं हालांकि पूरा समझाऊंगा यहाँ पे, कोई कमी नहीं रखेगी, लेकिन फिर भी अगर और बेसिक से समझना है कि वेक्टर एडिशन किस तरीके से होता है, ये कैलकुलेशन की पूरी फील लेनी कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो लास्ट लेक्चर जो अपना लेक्चर नंबर 3 है वेक्टर एडिशन का, वो जरूर देखें। ठीक है ना, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा है, और अगर तुमने वो देख रखा है तो यहाँ पे तुम्हें बड़ा अच्छा फील होगा। हमें क्या करना है, हमें ये वाला एरो की लेंथ निकालनी है। सिंपल एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 2 साइड पता है, तीसरी हमें साइड निकालनी है। अब तीसरी साइड हम सीधे तो निकाल नहीं सकते, हमने जो साइन थीटा कोस थीटा ये सब सीख रखे हैं, या फिर ट्राइंगल सोल्व करना सीख रखा हो, राइट एंगल ट्राइंगल सोल्व करना सीख रखा है, हमें किसी ना किसी तरीके से राइट एंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे राइट एंगल हम 2 तरीके से बना सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लें तो हम ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कैलकुलेट कर लें, बट हमें ये वाले एंगल नहीं पता है। हमें ए और बी के बीच का एंगल पता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। जब मैं हेड टू टेल कनेक्ट करता हूँ, हेड टू टेल कनेक्ट करा तो क्या ये वाला एंगल एंगल बिटवीन वेक्टर बनेगा? नहीं, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर्स बनाने के लिए हमें टेल टू टेल या हेड टू हेड कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो ए वेक्टर है इसको हमें यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? यहाँ पे रखना पड़ेगा, ऐसे लग देता हूँ। हमें इस ए वेक्टर को आगे की तरफ रखना पड़ेगा, तब जा करके इसको ए वेक्टर बोल दूँ मैं, तब जा करके अब ये जो बी वेक्टर है ये टेल से और इस ए वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा होगा, जो कि हमने थीटा बोला हुआ है। तो ये वाला जो एंगल है दोस्त, ये वाला एंगल थीटा है, ध्यान से सुनो है ना। तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा? 180 माइनस थीटा। हालांकि इसकी हमें जरूरत अभी के लिए नहीं है, हमारे पास ये एंगल थीटा है, हमें ये वाली साइड निकालनी है, बाकी 2 साइड ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ये वाला तरीका तो फेल हो गया, 2 राइट एंगल ट्राइंगल बना करके यहाँ से परपेंडिकुलर डाल करके, क्योंकि हमें ये वाले एंगल नहीं पता है। ये आधे आधे भी नहीं होंगे, आधे आधे तब होंगे जब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो। समझ में आ गई ये बात? और वो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 वेक्टर का लेंथ इक्वल हो। तो हम एक जनरल मेथड पे जाएंगे, इसके पर हमने क्वेश्चन भी करा था। हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे, इस वाले पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे। इस परपेंडिकुलर की अगर हम बात करेंगे, ये परपेंडिकुलर, हाँ ये परपेंडिकुलर हमने डाल लिया इस पे। इस परपेंडिकुलर की ध्यान से समझो, हाँ तो ये परपेंडिकुलर जो हमने डाला यहाँ पे, इस परपेंडिकुलर से हमारे पास एक आसान बन गया ज्योमेट्री, एक आसान ज्योमेट्री ये वाली, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया बड़ा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं ये वाली साइड निकाल लूँ और ये वाली साइड निकाल लूँ, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ये ज्योमेट्री सोल्व हो जाएगी, आर का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। बस यही कहानी करनी है, सिंपल मैथ्स है। ये बी है, इस छोटे ट्राइंगल से देखना, इस छोटे ट्राइंगल से अगर ये हाइपोटेनस है, ये एंगल थीटा है, तो जिधर एंगल थीटा होता है राइट एंगल ट्राइंगल में सिखा रखा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, जिधर हाइपोटेनस का जिस साइड के साथ में एंगल थीटा उधर कोस थीटा कंपोनेंट आता है, तो ये तो बी कोस थीटा बन जाएगा, और ये बन जाएगा सामने की तरफ बी साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी कोस थीटा, क्या लिख सकता हूँ दोस्त, बी कोस थीटा, और इस वाली साइड को लिख सकता हूँ कितना, बी साइन थीटा। बस इतना कर लिया, तो अब देखो ये पूरी लेंथ कितनी बन जाएगी, ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक बन जाएगी इस ट्राइंगल की, a प्लस बी कोस थीटा। ये कैसे बनी? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर का एरो की लेंथ a, और फिर यहाँ से यहाँ तक b कोस थीटा, तो टोटल a प्लस बी कोस थीटा, और ये b साइन थीटा। अब जो ट्राइंगल है, इस पॉइंट को मैं o a b ले रखे हैं, तो इसको पॉइंट को मैं c बोल देता हूँ। फ्रॉम ट्राइंगल ओ सी बी से मैं सीधा लिख सकता हूँ जो ओ सी का स्क्वायर प्लस, या फिर ऐसे लिख लूँ कि जो ओ बी का स्क्वायर बनेगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा ओ सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। हमने क्या लगाया ज्योमेट्री में कि ओ बी का स्क्वायर जो बनेगा वो ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर बनेगा। अब इन सब की वैल्यूज रख दो, ओ सी की जो ओ बी की लेंथ जो बनेगी ये रिजल्टेंट की लेंथ है, तो ये बन जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। क्लियर है क्या यार? अगर इतना बन गया तो अब ध्यान से सुनो, ये आर स्क्वायर जो बनेगा इसको स्क्वायर ओपन करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा
प्लस में, या फिर इसको बाद में लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस में ये बन जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में इधर जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैं सीधे लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ एक साथ। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बी स्क्वायर के अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो इस आर स्क्वायर को मैं सीधा लिख सकता हूँ, ये ए स्क्वायर प्लस ये 2ab कोस थीटा प्लस में ये बन जाएगा बी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, ये जो आर स्क्वायर बना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा बन गया। क्लियर है? सिंपल मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री, वेक्टर भी ज्योमेट्री ही है बट डायरेक्ट डिस्टेंसेस की ज्योमेट्री है, लेंथ पाथ लेंथ की नहीं, डिस्प्लेसमेंट्स की ज्योमेट्री है, डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल पॉइंट की डायरेक्ट डिस्टेंस की कैलकुलेशन की ज्योमेट्री है। बस उसी तरीके से हमने सोल्व किया इसको। तो जब हमने सोल्व किया तो ये बन गया हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल का रिलेशन। और इस राइट एंगल ट्राइंगल को हमने बोला कि जो रिजल्टेंट था ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोल रहे हैं इसको, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा जिसको हम आर लिखेंगे वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? रिजल्टेंट बोलूं या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट, ऐसे भी लिखा जा सकता है, सीधा आर लिख दें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्लियर है क्या यार? यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। ये रिलेशन आज के बाद तुम्हें याद होना चाहिए, है ना? कर तुम ऐसे ही सकते हो, हमेशा ऐसे ज्योमेट्री बना करके तुम वेक्टर को सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर हम हर बार यही करेंगे तो हम आगे की चीज़ें कैसे सोचेंगे? एडवांस लेवल की चीज़ें हम कैलकुलेशन में करेंगे। इसलिए हमें ये फॉर्मूले हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को जल्दी सोल्व करने में, है ना? ऐसा नहीं है कि हमें वो बेसिक्स नहीं आने चाहिए, हमें ये ऐसे करने पर आना चाहिए, लेकिन हमें आगे की एडवांस लेवल की चीज़ें करने के लिए कि हम बार बार बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे तो हम आगे की चीज़ें नहीं सोच पाएंगे हर एक क्वेश्चन में। तो इसलिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड है और उनके बीच का एंगल थीटा है तो हम सीधा सीधा उनका रिजल्टेंट लिख पाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा से। क्लियर है? इसके बारे में लिख लें कि यहाँ पे ए बी और थीटा क्या है। तो आर तो तुम्हारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करा और फाइनल उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। क्लियर है? दूसरा थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है एंगल थीटा। दूसरा ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये क्या है बेटा? ये है बी, सिंपल बी जिसको बोल रहे हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। समझ में आ गई बात? तो अगर इतना क्लियर है तो हमें ये डायग्राम दोबारा से देख लो, सिंपल ज्योमेट्री लगाइए। इस पेपर ने क्वेश्चन भी करा था बिना ये इस फॉर्मूले के, हमने डिस्प्लेसमेंट वगैरह रिजल्टेंट वगैरह निकाले थे, बट अब से हम इस तरीके से निकाला करेंगे कि ये ए है ये बी है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर तो जब मैं हेड टू टेल कनेक्ट करूंगा, बी को हेड टू टेल कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? बी को यहाँ पे रखूंगा, है ना? इस तरीके से होगा तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स बनेगा। तो ये फाइनल हमारे पास ये ट्राइंगल बना था, इस ट्राइंगल से हमने परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे सामने वाली साइड पे, तो बी के दो कंपोनेंट हो गए, बी कोस थीटा बी साइन थीटा, और फिर ये इसका स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर करके हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। चलिए आगे चलते हैं ना। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये हमें याद रखना है। अब आगे आ जाओ, जो हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं वो रिजल्टेंट ए और बी का रिजल्टेंट है। ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, लेकिन अब हमें निकालना है कि जो रिजल्टेंट हमने निकाला ए और बी का वो ए वेक्टर के साथ में और बी वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है। तो जो कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊं, ये एंगल की बात कर रहा हूँ कि एक्स जो रिजल्टेंट है वो तुम्हारा ए वेक्टर है, उसके साथ में अगर एंगल ये अगर अल्फा बना रहा है, और बी वेक्टर के साथ में यहाँ पे देखो रिजल्टेंट आर का और बी वेक्टर का हेड टू हेड कनेक्टेड है। तो हेड टू हेड कनेक्टेड जब होगा तो ये वाला एंगल उन दोनों के बीच का एंगल होगा आर और बी का। साथ में यहाँ पे देखूं तो रिजल्टेंट और ए टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो टेल टू टेल कनेक्टेड हो या हेड टू हेड, तब जो एंगल बनता है वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है। तो रिजल्टेंट और ए वेक्टर का टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये अल्फा,
ये एंगल बिटवीन आर एंड क्या होगा, ए वेक्टर होगा। तो इसको अगर मैं अल्फा बोल दूं ए वेक्टर के साथ में और बी वेक्टर के साथ में जो एंगल बन रहा है उसको मैं अगर बीटा बोलता हूं, तो अल्फा और बीटा मुझे कैलकुलेट करने हैं। सिमिलरली इसी ट्राइंगल से अगर मैं बात कर लूं तो इसी ट्राइंगल से मैं टेन अल्फा लिख सकता हूं परपेंडिकुलर बी साइन थीटा अपॉन में बेस ए प्लस बी कोस थीटा। क्या लिखा जा सकता है बेटा, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा को टेन अल्फा लिखा जा सकता है, उसी ट्राइंगल से, सेम ट्राइंगल से जिसमें हमने आर निकाला था। तो सेम ट्राइंगल ओ सी बी से, सेम ट्राइंगल ओ सी बी से मैं ये लिख सकता हूं, फ्रॉम ट्राइंगल ओ सी बी मैं लिख सकता हूं कि जो टेन अल्फा बनेगा वो टेन अल्फा बनेगा सामने बी साइन थीटा। अगर तुम्हें डायग्राम याद रहता है ना तो तुम्हें कभी भी ये फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। अगर तुम्हें ये डायग्राम याद है तो जब भी वेक्टर एडिशन का एंगल का फॉर्मूला की बात आती है तो एंगल वाला फॉर्मूला जल्दी से याद होता नहीं है ये वाला, और या फिर याद होता है तो समय के साथ हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है ना। लेकिन कभी कभार जब आता है तो इसके बिना क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या फिर इस तरीके से करना थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। बट अगर ये डायग्राम तुम्हें याद है कि हमने कैसे ड्राइव करा था कि ये दो वेक्टर अरेंज करे, ये रिजल्टेंट बनाया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो अब तुम्हें दिख जाएगा बी साइन थीटा और ये बी कोस थीटा, तो बी साइन थीटा अपॉन में प्लस बी कोस थीटा टेन अल्फा बन गया। देखो सिमिलरली जो एंगल बीटा बनेगा, एंगल बीटा बनेगा वो टेन बीटा जो बनेगा वो कितना बनेगा, टेन बीटा ए साइन थीटा, सॉरी हाँ क्या बनेगा, ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कोस थीटा। या तो तुम ऐसा समझो कि मैं ए को बी से रिप्लेस कर दूं, बी को ए से, तो बी के साथ में एंगल आ गया। जो यहाँ पे टेन अल्फा था ना, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा, सेम में अगर मैं बी के साथ में एंगल बीटा निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे वापस से, तो जहाँ पे बी था वहाँ पे ए और जहाँ पे ए था वहाँ पे बी आ गया। दूसरा ये वाला जो एंगल था टोटल, ये एंगल थीटा था, ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल थीटा था, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला इतना सा एंगल जो बनेगा बेटा वो एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। दूसरी बात इस चीज़ से समझो कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है और इस ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल में देखो, इस बड़े ट्राइंगल में ये वाला एंगल अल्फा है और ये थीटा है, तो सॉरी बड़े वाले ट्राइंगल में अगर ये अल्फा और ये 90 है तो ये वाला पूरा एंगल कितना बन जाएगा, 90 माइनस अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, इसको मैं 90 माइनस अल्फा भी लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा है, उसमें से ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस अल्फा में से 90 माइनस थीटा माइनस कर दूँ तो बीटा आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकता हूँ मैं, अगर अल्फा आ गया तो मैं बीटा ऐसे भी निकाल सकता हूँ। जो रिलेशन यहीं पे लिख दूँ, यहीं पे लिख दूँ कि जो बीटा बनेगा उसको 90 डिग्री माइनस अल्फा में से 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस करने पर मिलेगा। तो बीटा को क्या लिखा जा सकता है दोस्त, बीटा को लिखा जा सकता है 90 से तो 90 कट जाएगा और ये बन जाएगा थीटा माइनस अल्फा। क्या बन जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसको उठा लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं कि जो बीटा बनेगा उसको थीटा माइनस अल्फा भी लिखा जा सकता है। दो चीज़ें हैं, या तो हम इस तरीके से कर लें, टेन बीटा का फॉर्मूला ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कोस थीटा लिख लें, या फिर इस तरीके से कर लें। अब जब मैंने तुम्हें ये बताया होगा, जब मैंने तुम्हें ये बताया होगा कि टेन बीटा निकालने के लिए बी को ए से रिप्लेस कर दो और ए को बी से रिप्लेस कर दो, तो ये तो याद रखने का तरीका है। लेकिन मैं पूछूं कि ये आया कैसे, तो कंफ्यूजिंग सा है ना कि ये सर ये कैसे लिख दिया आपने, बस आपने तो बता दिया ऐसा कर लेना, लेकिन करें क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखो, या तो तुम सिंपल समझो, इसको ज्योमेट्री तो है, अगर मैं इसको बी बोलता और इसको ए बोलता तो ये बी के साथ एंगल बनता कि नहीं बनता रिजल्टेंट का। तो सेम कैलकुलेशन मैं यहाँ पे इसको बी बोलता, इसको ए बोलता, तो ये जो एंगल बनता वो बी के साथ बनता, तो वो सेम बनता। फिर ये ए किससे गई, ए साइन थीटा, और ये बी को ए कोस थीटा लिखा जाता, तो बी प्लस ए कोस थीटा और ये ए साइन थीटा इस तरीके से बनता, तो वो एंगल टेन बीटा आ जाता। या फिर तुम इसी डायग्राम में सोचो कि हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम जो अरेंजमेंट है उसी से देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कैसे बन रहा है वो एंगल। तो हमने क्या किया था, ध्यान से सुनो, हमने किया था कि जो ए वाली साइड है, ए वाली साइड को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो उस पर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था, तब जा करके ये जो 90 डिग्री बना था, ये राइट एंगल बना था, इस राइट एंगल लाइन से हमने tan अल्फा की वैल्यू लिखी थी बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। लेकिन अगर सिमिलर चीज हम किसके साथ करें,
हम इस तरीके से ना लिख के हम ये भी तो कर सकते थे कि यहाँ पे तो ये वेक्टर रहे और बी वेक्टर को भी उठा लेते हैं यहाँ से, ये बी वेक्टर को यहाँ रख दूँ मैं, कोई समस्या थोड़ी है। हाँ, बी वेक्टर को मैं यहाँ रख देता हूँ और बी वेक्टर को यहाँ रखने के बाद में ए वेक्टर इसके ऊपर रख देता हूँ। ये पैरेललोग्राम सा बन गया। पैरेललोग्राम यही तो होता था कि जो बीच का डायगोनल होता था एडिशन होता था। खैर अभी के लिए इतना समझो कि ये तुम्हारा ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, तो बी वेक्टर को सामने पैरेलली शिफ्ट कराया, ये बी, ये बन गया ये ए। अब पहले तो तुमने ए को आगे एक्सटेंड करके उस पर परपेंडिकुलर डाला था रिजल्टेंट से। अभी तुम क्या करोगे, या तो तुम ऐसा समझ लो कि इस बी को पीछे एक्सटेंड कर लो और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लो और फिर इस वाले ट्राइंगल से ये वाला एंगल देख लो। तो ये अगर एंगल, ध्यान से सुनना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए और बी के बीच का ये एंगल थीटा है। क्या है? ये एंगल थीटा। ये 180 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा बनेगा। या फिर बोलूँ ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा इस ट्राइंगल में, ये इसको पीछे बढ़ाया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला। कई तरीके हो सकते हैं, मैं तुम्हें वन ऑफ दी मेथड बता रहा हूँ ये tan बीटा कैलकुलेट करने का। ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो इस ए में ये हाइपोटेनस ये 90 डिग्री डाला अपन ने इस वाले पीछे एक्सटेंड करने पर, ए से इस वाले एंड से। तो अब देखना इस ए का ये वाला कंपोनेंट जिधर एंगल थीटा होगा उधर तो ये तो ए कोस थीटा बनेगा और ये ए साइन थीटा बनेगा। अब इस वाले बड़े ट्राइंगल से ये 90 डिग्री है तो tan बीटा क्या बनेगा, सामने वाला ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कोस थीटा बन जाएगा। दूसरा, मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ इसको, तो अब आगे इसको ऐसे बढ़ाता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ ऐसे, बी वाले को आगे बढ़ाता हूँ और अब इस पे परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ यहाँ से बी वाले से। समझ में आ गई क्या बात? अब ध्यान से सुनो, मैंने ये क्यों बनाया, मैंने इसलिए बनाया है ताकि तुम ये चीज़ समझ पाओ कि अगर ये बी वेक्टर है तो ये रिजल्टेंट के बीच में ये एंगल बीटा बनेगा। ये जो एंगल बीटा था वही एंगल ये बीटा है। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये रिजल्टेंट है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि दोनों बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एंगल बीटा होगा तो ये भी एंगल बीटा होगा। इसलिए मैंने बनाया कि ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, रिजल्टेंट अगर ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर बने, रिजल्टेंट जो बीच में आएगा तो ये एंगल अल्फा ये एंगल बीटा बनेगा। अब देखो यहाँ पे जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है, ये जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है, इस परपेंडिकुलर को ऑब्जर्व अगर तुम करोगे ढंग से, तो ये अगर ए था, ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर को आगे शिफ्ट करोगे तो ये एंगल थीटा ही तो बनेगा, तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। तो अब देखो इसमें से ये वाली साइड कितनी बनेगी, इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री हाइपोटेनस का जिधर थीटा होगा उधर कंपोनेंट कोस थीटा, तो ये ए कोस थीटा। ये दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, एक तरीका मैंने बताया उसको नोट कर लेना अगर तुम्हें करना हो तो, ठीक है ना, वरना ये तरीका कर लोगे तो भी ठीक है। ये ए कोस थीटा और ए के सामने वाला ये थीटा के सामने वाला ये ए साइन थीटा। अब ये जो ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैंने ये बोल दिया सी, इसको मैं पॉइंट डी बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ओ सी बी से तो हमने लिखा था कि जो tan अल्फा बनेगा वो बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा बनेगा। और अब जो हमने नया ट्राइंगल बनाया फ्रॉम ट्राइंगल ओ डी बी से हम बोल सकते हैं कि जो tan बीटा बनेगा दोस्त वो ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कोस थीटा बनेगा। क्लियर है क्या यार? ओ बी डी इस ट्राइंगल से मैं बोल सकता हूँ। अगर तुम्हें समझ में आया मैंने कैसे लिखा तो अच्छी बात है, वरना आप देखो कि मैंने वो कैसे लिखा कि जो tan बीटा बनेगा ये परपेंडिकुलर सामने अपॉन में ये बेस, परपेंडिकुलर ए साइन थीटा और बेस कितना बनेगा, ये लेंथ बी है प्लस ये ए कोस थीटा है, बी प्लस ए कोस थीटा। क्लियर है क्या यार? है ना। अब ध्यान से सुनो, ये अगर तुम्हें दोनों चीजें याद हो गई हैं, है ना, हमें याद ऐसे रखना, tan अल्फा का तो याद हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा, और जब बी से निकालना हो tan बीटा तो बी को ए से रिप्लेस कर दो, ए को बी से रिप्लेस कर दो। क्लियर है। अब इस रिजल्टेंट इस वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहा हूं। tan अल्फा और tan बीटा में से जिसके साथ एंगल कम होगा उसकी तरफ, मतलब कि जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर जिस तरफ झुका हुआ होगा, अगर रिजल्टेंट वेक्टर एक तरीके से ये जो बन रहा है इसमें अगर रिजल्टेंट वेक्टर इधर की तरफ झुका हुआ है, इधर की तरफ मतलब कि ये वाला वेक्टर बड़ा है, और अगर इधर की तरफ झुका हुआ है मतलब कि ये वाला वेक्टर बड़ा है। इधर की तरफ झुका हुआ मतलब बीटा कम है, इधर की तरफ झुका हुआ मतलब अल्फा कम है।
वो कैसे होगा, इस ट्राइंगल से देखो, इस ट्राइंगल से अगर अल्फा कम है, अल्फा कम कब होगा, जब ये बी साइन थीटा कम होगा। क्या होगा, जब बी साइन थीटा कम होगा, यानी कि बी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कम होगा, यानी कि बी का वर्टिकल कंपोनेंट कम होगा, तो रिजल्टेंट अगर ए बड़ा होगा, ये जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर जितना ज्यादा बड़ा होगा ए और बी में से, रिजल्टेंट ए की तरफ उतना ही ज्यादा झुकेगा। जब ए और बी बराबर होंगे तो बिल्कुल बीच में रिजल्टेंट बनेगा, अगर ए बड़ा होगा तो रिजल्टेंट ए की तरफ झुकेगा। ध्यान से देख लो, ए और बी में से जब रिजल्टेंट ए को अगर रिजल्टेंट ए बड़ा होगा तो एंगल उसके तरफ झुकेगा। यहां से देखो, बी साइन थीटा अपॉन में बी कोस थीटा, ठीक है ना। अगर ए बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, तो टेन अल्फा कम होगा, टेन अल्फा कम होगा मतलब कि अल्फा कम होगा। ध्यान से समझ लो इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत मतलब बेसिक सी नॉलेज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल सोल्व करने में और जो डायग्राम ड्रॉ करने में बहुत हेल्पफुल होगी। अगर ए और बी में से ए बड़ा है तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, यानी कि टेन अल्फा कम होगा, टेन अल्फा कम होगा तो अल्फा कम होगा। अल्फा कम होगा मतलब कि अल्फा कम होने का मतलब रिजल्टेंट ए की तरफ होगा, यही होगा ना, जितना एंगल अल्फा कम होगा रिजल्टेंट ए की तरफ झुका हुआ होगा। तो जो वेक्टर बड़ा होगा, अगर ए बड़ा था तो ए के साथ एंगल कम है, अगर ए वेक्टर बड़ा है, मैं लिख सकता हूं, अगर ए वेक्टर, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो एंगल अल्फा कम होगा बीटा से, यानी कि रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स ए। और अगर ए का मैग्नीट्यूड कम है बी से, यानी कि बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो बी के साथ में एंगल कम होगा ए के कंपैरिजन में, तो बी की तरफ झुका हुआ हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो तुम, टेन बीटा, अगर बी बड़ा होगा ए से, अगर ये ज़्यादा है, तो अगर ये ज़्यादा होगा तो डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, इस टेन बीटा का डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, तो टेन बीटा कम होगा, यानी कि बीटा कम होगा। तो जो वेक्टर बड़ा होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ झुका हुआ होगा, सीधी सी बात है, जो वेक्टर बड़ा होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ झुका हुआ होगा। तो रिजल्टेंट विल बी, या फिर ऐसा करूं मैं, हाँ इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और एक ही जगह बी चिपका देता हूं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर बी बड़ा होगा तो रिजल्टेंट बी की तरफ झुका हुआ होगा। इसका कंक्लूजन मैं लिख सकता हूं स्टार पॉइंट करके, इसका कंक्लूजन ये बनेगा कि रिजल्टेंट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स, या फिर इज की जगह विल भी लिख लो, रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स, रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स द वेक्टर ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड। देखो ये चीजें समझते हुए चलो, है ना, एक बार ये चीजें बेसिक चीजें समझ में आ गई तो क्वेश्चंस करने में तुम्हें बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। अभी हम ट्राई करेंगे सेशन में, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, एक बार ये चीजें समझ ले, फिर हम क्वेश्चन ही ट्राई करेंगे और उनमें तुम्हें लगेगा कि हाँ अब चीजें आसान हो रही हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी। रिजल्टेंट सिमिलर उसी तरीके से किया जिस तरीके से हमने कल क्वेश्चन किए थे, बिना वेक्टर का फॉर्मूला डिराइव करे, उसी तरीके से हमने वेक्टर का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, जिनके बीच का एंगल थीटा था, दो वेक्टर ए और बी। रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए वेक्टर के साथ में एंगल बनेगा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा, और बी वेक्टर के साथ में बनेगा ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कोस थीटा। वो हमने समझ लिया कि ऐसा क्यों बन रहा है। साथ में जो वेक्टर बड़ा होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ इंक्लाइंड होगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस करके देखते हैं ना, क्वेश्चंस करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन हमने कल करा था, और कल हमने ये वाली ज्योमेट्री का तरीका लगा करके हमने ऐसे लिखा था, ऐसे गया फिर ऐसे घूम गया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के ये निकाला था। अब हम इस ज्योमेट्री का हमने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया, जनरल फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब इसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। क्या सेम आंसर आता है? सेम आंसर आएगा भी, क्योंकि हमने उस ज्योमेट्री का जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, तो वो फॉर्मूला तो हम हर जगह वैलिड होगा। तो अगर हम बोलें कि वो सेम क्वेश्चन है,
लास्ट लेक्चर में जिसने नहीं किया था वो कर सकता है कि प्ले स्टेशन के लिए एक लड़का निकलता है अपने गेम खेलने के लिए, घर से निकलता है, पहले स्ट्रेट चलता है वो कितना 3 किलोमीटर तक, फिर स्ट्रेट चलता है 3 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न करता है, सीधे जाना था उसको लेकिन वो लेफ्ट टर्न कर जाता है 53 डिग्री के लिए। और यही एंगल तो हमने देखा कि यही ऐसे चलेगा तो यही एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा बनता है। अगर ए वेक्टर ऐसे बनाऊंगा और बी वेक्टर तो यही एंगल थीटा बनेगा। तो ये एंगल पता ही है, ये 3 किलोमीटर और आगे चल रहा है 5 किलोमीटर रिजल्टेंट। अब ए पता है, बी पता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना है हमें और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस तो हमें पता ही है, डिस्टेंस तो हमें पता है कि कितना बन जाएगा दोस्त, 3 + 5 8 किलोमीटर। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो और खुद से फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो, डायग्राम बनाओ। हमेशा क्वेश्चन जब भी करने हो, वेक्टर काइनेमेटिक्स एनालिसिस, जब भी पूरी फिजिक्स में जब भी कोई क्वेश्चन करना हो, जो भी मर्जी बोल रखा हो, सारे इंस्ट्रक्शन हम ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन खत्म हो जाता है वहीं का वहीं। ठीक है, मैं समझाता हूं तुम्हें, तुम खुद से ट्राई करो एक बार और फिर आंसर मैच करो। ये सिनेरियो है, कल हमने करा था, मतलब कल इन द सेंस प्रीवियस लेक्चर में हमने ये करा हुआ है वेक्टर के कि ये 3 किलोमीटर और 53 डिग्री इधर घूम गया, ये 5 किलोमीटर, तो रिजल्टेंट ये आर बताना है। तो मान लो ये रिजल्टेंट बन गया। अब हम ये ऐसा लिख सकते हैं इसके लिए, अब हम लिख सकते हैं कि जो ए वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो हम बोलेंगे कि ए तो है 3 किलोमीटर और बी है तुम्हारा 5 किलोमीटर, और अब जितना तुम एंगल घूमे हो यही तो एंगल देखो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा 53 डिग्री है। ठीक है ना, ये तुम्हारा ए वेक्टर है और यहाँ से 53 डिग्री पे तुम इसी लाइन से तो 53 डिग्री पे इधर की तरफ हो, 53 डिग्री पे ये एंगल थीटा बनेगा टेल टू टेल कनेक्ट करने के बाद में। क्लियर है? तो एंगल भी पता है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ कि रिजल्टेंट जो बनेगा वो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि 3, बी यानी कि 5 इंटू कोस थीटा यानी कि कोस 53 डिग्री। कोस 53 डिग्री बेटा 3/5 होता है। तो ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, और 53 को 3/5 लिख देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, ये बन जाएगा 9 इंटू 2 18। तो ये कितना बन जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 18, तो 25 प्लस 9 34 बन जाएगा, 34 प्लस 8 42 प्लस 10 52, रिजल्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ 52। यही रिजल्टेंट निकल के आया था कल, अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो, रूट ऑफ 52 किलोमीटर्स, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? तो आई होप कि अब तुम्हें ये फॉर्मूला भी अप्लाई करना आया होगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स देखो, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड देखो और रिजल्टेंट निकाल लो, है ना। आगे चलते हैं, इसके बारे में और चीज़ें समझ लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। पहले इसकी थ्योरेटिकल चीज़ें थोड़ी सी समझ लेते हैं कि हमें और क्या चीज़ें करनी है। इसका एक और आसान तरीका हम निकालते हैं, आसान तरीका इन द सेंस कि ये फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड है, लेकिन स्पेशल केस समझो इसका है कि इंपॉर्टेंट स्पेशल केस, और ये पूरी फिजिक्स में बहुत जगह काम आता है। मतलब जितना स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता है ना, उसी के बराबर ये फॉर्मूला भी काम में आता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो दोनों वेक्टर है ना, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ब्रेक होकर के थोड़ा सा और आसान बन जाता है। कैसे? कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सबसे पहले दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, रिजल्टेंट हमने ऊपर ही बनाया था, इन दोनों के बीच में बनता है, ये रिजल्टेंट बनेगा। कैसे बनेगा? पैरेललोग्राम लॉ से बना सकते हैं, या फिर इधर देख लो, यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये रिजल्टेंट बनेगा यहाँ से यहाँ तक ये, और एंगल बिटवीन वेक्टर्स ये थीटा, ये जो एंगल बनेगा ये तो अल्फा बनेगा और ये बनेगा बीटा। लेकिन इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल के अंदर ये ए भी ठीक है और ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए है, दोनों के दोनों जो रिजल्टेंट हैं, दोनों के दोनों वेक्टर्स वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो आमने सामने के एंगल अल्फा और बीटा सबसे पहली बात तो इक्वल होंगे, अल्फा और बीटा इक्वल होंगे। और अल्फा और बीटा किसके इक्वल होंगे? ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, एक्सटीरियर एंगल का सम लगा दूंगा कि अल्फा प्लस बीटा इस थीटा के बराबर होते हैं, और ये दोनों अगर इक्वल हैं तो थीटा/2 बन जाएगा, थीटा/2 अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा/2। यानी कि जब वेक्टर इक्वल होंगे, जब वेक्टर इक्वल होंगे तो जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स बनेगा वो रिजल्टेंट का एंगल ए वेक्टर से देखूं चाहे बी वेक्टर से देखूं, दोनों के साथ में क्या बनेगा? इक्वल बनेगा, थीटा/2। इसको दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है।
है ना। एक तो अभी हम मेथड 1 से करेंगे, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है कि दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल थीटा हो, थीटा है और सेम मैग्नीट्यूड है उनका, तो रिजल्टेंट क्या आएगा। हमने क्वेश्चन करा था कि सीधा चलता है फिर एंगल थीटा पे घूम जाता है, तो बताओ जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा। ये हमने कल ही क्वेश्चन मतलब प्रीवियस लेक्चर में करा था। अब हम रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से उसको प्रूव कर रहेंगे। मेथड 1 इसको प्रूव करने का है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा फॉर्मूला लगा देते हैं। ए और बी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ही है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ही है, और ए मान लेते हैं उसको। तो अब हम लगा देंगे रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा, स्क्वायर रूट में ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पे 2a स्क्वायर कोस थीटा है तो 2a स्क्वायर कॉमन भी ले लिया मैंने, तो यहाँ पे तो बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। ये वाली स्टेप समझ में आती है क्या, ये ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा, उसमें से 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ का 2a स्क्वायर की जगह तो 1 बच गया, इसकी जगह कोस थीटा बच गया। अब हमें इसको एलिमिनेट करना, हमारा पर्पज है कि हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएं या फिर इस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा को सिंगल एक उसमें कन्वर्ट करें। तो हम लिख सकते हैं कि जो कोस थीटा बनेगा, 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें, ये जो कोस थीटा बनेगा, कोस 2 थीटा तो बनता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, या फिर जो कोस थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, यानी कि जो यहाँ पे एंगल होगा उसका आधा यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे एंगल होगा उसका आधा यहाँ पे होगा। तो अब रख देंगे इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा की जगह रखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। अब ये देखो 1 से 1 कट जाएगा, रिजल्टेंट तुम्हारा जो बन जाएगा वो 2a स्क्वायर इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 से 2 मल्टीप्लाई करके ये 2 से 2 तो 4 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए और कोस स्क्वायर थीटा का बाई 2 का स्क्वायर रूट थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा 2a कोस थीटा बाई 2, 2a कोस थीटा बाई 2। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला अब तुम्हें याद होना चाहिए कि दो वेक्टर जब इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और उनके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो उनका रिजल्टेंट 2a कोस थीटा बाई 2 बनता है। कितना बनता है दोस्त, 2a कोस थीटा बाई 2, ये तुम्हें याद रखना है। मैंने बोला था कि मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा, दूसरे मेथड से इसको देखो, ये वाला डायग्राम ही उठा लेते हैं, ध्यान से सुनो इस चीज को। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, ये परपेंडिकुलर जो होगा वही मीडियन भी होगा, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि इस बड़े ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और वो एंगल कितने कितने हैं, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 हमने कैलकुलेट कर लिए, थीटा बाई 2 बनेंगे। अगर वो इक्वल होगा तो ये ज्योमेट्री थोड़ी आसान हो जाएगी। अब अगर ये साइड ए है, इस ट्राइंगल में देखो, अगर ये हाइपोटेनस ए है और ये कोस थीटा, ये थीटा बाई 2 है, तो सबसे पहले इधर ये जो कंपोनेंट बनेगा ए कोस थीटा बाई 2 बनेगा। हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये दोनों इक्वल क्यों हैं, तो ये दोनों इस ट्राइंगल में अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो सामने वाले इक्वल साइड्स वाले जो वर्टेक्स होता है वहाँ से सामने वाले साइड पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो एंगल बाइसेक्टर भी बनता है, एंगल बाइसेक्टर ही मीडियन बनता है, और वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है। क्लियर है। अब हम इस पे चलते हैं कि इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं, ये ए है और ये थीटा बाई 2 है, तो इसका इधर कॉम्पोनेंट ए कोस थीटा बाई 2। सिमिलरली इस ट्राइंगल में ये ए है और ये थीटा बाई 2 है, तो इसका कॉम्पोनेंट ए कोस थीटा बाई 2, तो ये भी ए कोस थीटा बाई 2 और ये भी ए कोस थीटा बाई 2। अब देख लो टोटल कितना बन गया, 2a कोस थीटा बाई 2, तो रिजल्टेंट जो बना वो 2a कोस थीटा बाई 2 बन गया। किसी भी मेथड से याद रखो, तुम्हें याद होना चाहिए बस। समझ में आ गई क्या बात। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर एंगल सेम हो, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम हो, तो 2a कोस थीटा बाई 2 बनता है, और दोनों वेक्टर से एंगल जो बनता है वो सेम बनता है, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। ये एक स्पेशल केस था जो तुम्हें याद रखना है। अब और भी कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनको मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, इनके बारे में तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, दो वेक्टर ए और बी अगर वो दोनों पैरेलल हैं, ए और बी दोनों पैरेलल हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो बनेगा ए और बी में एंगल जो दोनों के बीच का एंगल लिखा जाएगा वो 0 डिग्री लिखा जाएगा, थीटा 0 डिग्री, यानी कि थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या होना, पैरेलल होना। पैरेलल वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे लिखा जाएगा, ए और बी दोनों पैरेलल होंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। कैसे लिखा जाएगा, जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है हेड टू टेल कनेक्ट करेंगे, हेड टू टेल कनेक्ट, एक के टेल से एक के हेड को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो ओपन टेल है ये,
और ओपन हेड है ये, इसको जब मैं कनेक्ट करूंगा तो ये वेक्टर तुम्हारा बनेगा रिजल्टेंट, यानी कि पूरी लेंथ कवर हो रही है ए प्लस बी। ये अकेला ए था, ये अकेली लेंथ बी थी, और जो रिजल्टेंट बना उसमें ए प्लस बी बन रहा है। हम सीधे वेक्टर एडिशन से भी देख सकते थे, इसमें तो सीधे सीधे एंगल का चक्कर ही नहीं पड़ रहा, सीधे सीधे ऐड हो रहे हैं। यहां से भी जब देखा तो कोस जीरो होता है 1, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी इसमें, कोस 0 होता है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोस 0 1 बन गया, तो ये 2a बन गया, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट, ये a प्लस बी बन गया। क्या बन गया दोस्त? a प्लस बी, है ना। या तो फॉर्मूले से कर लेना या फिर सीधे समझ के कर लो, ये a प्लस बी पैरेलल होंगे तो सीधे ऐड होंगे, मतलब हमें ये याद रखना है। सेकंड जो 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी कि एंटी पैरेलल हो गए, एंटी पैरेलल एक दूसरे के अपोजिट, एंटी पैरेलल बोलते हैं ऐसे वेक्टर्स को जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं। इनको जब लिखूंगा तो मान लो ये ए वेक्टर था, पहले तुम ए वेक्टर के डायरेक्शन में गए, फिर तुम बी डायरेक्शन से वापस आ गए, तुम्हें हेड टू टेल कनेक्ट करना है। अब इसके ऊपर रखूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में आ रहा हो तो देखो, पहले हम यहाँ से इधर गए, फिर हम यहाँ से इधर की तरफ आ गए, तो फाइनली हम यहाँ हैं और यहाँ से चले थे, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट है। क्या है? ये तुम्हारा रिजल्टेंट है। तो इसको मैं थोड़ा सा सही समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ कि मैं कनेक्ट तो कर रहा हूँ बट थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूँ। तो अब जो तुम्हारा रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ये रिजल्टेंट होगा तुम्हारा। उसमें से ये ए है और ये बी है, तो रिजल्टेंट क्या बन गया? ए माइनस बी बन गया ना यार। और अगर बी बड़ा होता, मान लो बी वेक्टर बड़ा होता, तो ये बी ऐसे चला जाता, तो फिर ये रिजल्टेंट बनता, तब हम लिखते बी में से इस वाले ए को माइनस कर देते, तब रिजल्टेंट आता। तो जब अपोजिट होंगे तो बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बड़े वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस छोटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सीधा माइनस कर दो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाता है। क्या आ जाता है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। इसको फॉर्मूले से भी करते हैं, इसका रिजल्टेंट ए माइनस बी आना चाहिए ना, रिजल्टेंट आना चाहिए ए माइनस बी का मोड। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि थीटा को 180 डिग्री रख दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180, कोस 180 डिग्री होता है मेरे दोस्त -1, तो हम -1 रखेंगे तो ये -1 बन जाएगा, तो -2ab कोस थीटा -2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और ये बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट मोड ऑफ a माइनस बी ही होता है। a माइनस बी के होल स्क्वायर को b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका रूट लेने के बाद ये a माइनस बी भी लिखा जा सकता है, b माइनस ए भी, उसका मोड लेना है, रिजल्टेंट का मोड मैग्नीट्यूड वही बनेगा, a माइनस बी का मोड। क्लियर है? तीसरा जो बनता है स्पेशल केस 90 डिग्री पे बनता है कि जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हों, दो वेक्टर 90 डिग्री पे होंगे, तो मैं बी को अगर यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर लूँ ट्रायंगल लो लगाने के लिए, बी को मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया, ठीक है, बी को यहाँ शिफ्ट कर लिया मैंने, तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा ये बनेगा, ये रिजल्टेंट बनेगा ए प्लस बी का। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, ए और बी के बीच में यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, ये वाला एंगल तो है ना, इधर देखो चाहे इधर देखो 90 डिग्री बनेगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर होना चाहिए हाइपोटेन्यूस से, पाइथागोरस थ्योरम से। वैसे भी देख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री क्योंकि थीटा 90 डिग्री है परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए, तो कोस 90 0 बन जाएगा, तो ये वाला 2ab कोस 90 ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रिजल्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, जो कि हाइपोटेन्यूस होता है, वही रिजल्ट बनेगा। तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एंगल के लिए तुम सीधा फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल सकते हो। बट ये कुछ स्ट्रेट जो तुम्हारे साइंस होंगे उसको पहचानने के, अगर सीधे पैरेलल हैं तो सीधे मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे, एंटी पैरेलल है तो माइनस सीधे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और परपेंडिकुलर है तो वो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो हमें सीधे सीधे याद रह सकती हैं, और चीज़ें हमें आसान बना सकती है कैलकुलेशन, हम बार बार फॉर्मूला लगाएं उससे अच्छा है। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि अगर जो 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री में अगर ऐसा हो कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हो, मान लो ए के बराबर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और मान लो ए है, तो मैं लिख सकता हूँ ना, अगर ये ए होगा तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना बन जाएगा? √2a बनेगा कि नहीं बनेगा? या फिर मैं बोलूँ कि जो अभी ऊपर हमने ड्राइव करा, अभी ऊपर क्या ड्राइव करा कि अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों और उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो 2a कोस थीटा बाई 2 फॉर्मूला लगता है उनके बीच में। थीटा बने यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 2a कोस 90 डिग्री बाई 2, और 90 डिग्री बाई 2 होता है 45, कोस 45 होता है 1/√2, तो 2a इंटू 1/√2, और ये कट जाएगा √2 टाइम्स, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? √2 इंटू a। क्लियर है? ये कब है लेकिन? √2a कब बनेगा? जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल और 90 डिग्री पे हो, ठीक है, तब ये √2a, या फिर √2b बोल दो क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है।
अगला स्पेशल केस क्या कर रहा है, अगला स्पेशल केस कह रहा है कि अगर एंगल 60 डिग्री है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो या तो इस फॉर्म में रख दो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा में एक तो थीटा को 60 डिग्री रखो और बी की जगह भी ए रख दो, तो ये ए स्क्वायर प्लस टू ए कोस 60 डिग्री, इसको सोल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस ये कोस 60 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 से 2 कट जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 का रूट बनेंगे तो √3 इंटू ए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या फिर मैं इक्वल मैग्नीट्यूड वाले के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिराइव कर रखा है ना 2a कोस थीटा बाई 2, तो इसमें रख दूंगा 2a कोस थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, अब ये बन जाएगा कोस 30 डिग्री, तो कोस 2a कोस 30 डिग्री बटा होता है √3/2, तो अब देखो 2 से 2 कट गया √3 बच गया, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा √3a। ऐसा भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन अब तुम्हें याद रखना है ये, है ना, स्पेशल केस कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और एंगल 60 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो √3a टाइम्स बनेगा, √3 टाइम्स बन जाएगा √3a। और मैं बनाऊं, अगर रिजल्टेंट में बनाऊं, रिजल्टेंट ऐसे केस में बिल्कुल बीच में बनेगा रिजल्टेंट, अगर दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं तो अल्फा और बीटा 30 डिग्री बनते हैं ना, दोनों के दोनों 30 इक्वल बनते हैं, तो यहाँ पे 60 का आधा आधा 30 डिग्री बन जाएगा रिजल्टेंट, दोनों से 30 डिग्री के एंगल पे होगा। क्लियर है। अगला केस कर सकते हैं कि एंगल दोनों के बीच में 120 डिग्री हो। जब दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा में बी को भी ए रख देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2aa कोस 120, कोस 120 माइनस हाफ होता है, कोस 120 को लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 30, और जो कि बन जाएगा माइनस का कोस 30 यानी कि माइनस का हाफ। नहीं समझ में आ रहा हो तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैथ्स का लेक्चर देख लेना, काफी डिटेल में समझा रखा है कि ऐसा ये रूल बनता भी क्यों है, ये ASTC रूल भी क्यों बनता है, ये भी डिटेल में समझा रखा है, वो जाके देख सकते हो। तो कोस 120 क्योंकि माइनस हाफ होता है तो ये माइनस हाफ रख देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और -1 बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, अकेला ए स्क्वायर का रूट ए बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना, कि जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और एक दूसरे के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी उतने ही मैग्नीट्यूड का बनेगा, रिजल्टेंट जो बनेगा उसका भी मैग्नीट्यूड ए ही होगा, और ऑब्वियस सी बात है इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं तो दोनों के साथ में रिजल्टेंट का एंगल भी इक्वल होगा, तो 120 का आधा आधा 60 डिग्री होगा। इसको मैं दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकता था, मैं क्यों करवा रहा हूं बार बार तुम्हें, ताकि तुम्हें वो फॉर्मूला भी लगाना आ जाए, इस फॉर्मूले से बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारा इस फॉर्मूले की भी हैबिट बन जाए करने की। तो 2a कोस थीटा बाई 2, 2a कोस थीटा बाई 2 बन जाएगा 2a कोस, यहाँ पे 120 डिग्री है तो 120/2, और 120/2 होता है 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री होता है हाफ, तो 2a इंटू कोस 60 डिग्री यानी कि हाफ, 2 से 2 कट गया, रिजल्टेंट बन गया a। समझ में आ गई क्या यार। तो जब 120 डिग्री पे दो वेक्टर हों और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों 120 डिग्री पे हों, तो रिजल्टेंट भी उतना ही आएगा जितना ये दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं और दोनों के बीच में आएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं ना, इतना हमें समझ में आता है, अब आगे की चीज़ें करते हैं। हमें वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालना आता है, कैसे अप्लाई करते हैं उसको वो हमने देखा है क्वेश्चन करके, बाकी डिटेल के क्वेश्चन हम आगे करेंगे। हम पहले इसकी कंसेप्चुअल चीज़ें कि इसके सराउंडिंग से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, रिजल्टेंट के एडिशन के फॉर्मूले से क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, वो सारी हम कैलकुलेट करके वो सारी चीज़ें एक बार समझ लेते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे, और फिर इसका और एडवांस एप्लीकेशन, वेक्टर एडिशन का और एडवांस एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वहाँ पे हम जो तुमने वो पढ़े हैं ना सेक्शन फॉर्मूलाज, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर कोई पॉइंट C 1:2 में या फिर N/M में ब्रेक करता है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऐसी भी एप्लीकेशन जो तुमने सोची नहीं होंगी, सर्कल के ऊपर जो डायमीटर होता है वो 90 डिग्री पे एंगल सबटेंड करता है, ये हमने वेक्टर की हेल्प से प्रूव करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम वेक्टर की हेल्प से प्रूव करेंगे। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके अच्छे खासे एप्लीकेशन हम अभी पढ़ने वाले हैं। उन्हीं में से एक एप्लीकेशन यहाँ पे हम अभी देख लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट का क्या हो सकता है। हमने दो वेक्टर के बीच का रिजल्ट निकाला, वो रिजल्टेंट मैक्सिमम या मिनिमम कितना हो सकता है। क्लियर है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें अगर थोड़ा भी ऐसा लग रहा हो कि फास्ट चल रहा है तो तुम वीडियो थोड़ा सा स्लो कर लेना, है ना, यूट्यूब में ऑप्शन होता है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ जल्दी जल्दी, अगर बच्चे समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, या फिर स्लो करके देख लेंगे, और दूसरा पर्पज ये भी है कि वीडियो थोड़ी लेंदी ना हो, है ना। चलिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमने देखा कि ये a² + b² + 2ab cos थीटा होता है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है। अब ध्यान से सुनो, हम जो आर स्क्वायर है इस आर स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आर की? स्पेशल केसेस में ये चीजें इंक्लूड हो चुकी हैं। पहला ही केस, जब दोनों पैरेलल होंगे यार, तो दोनों डायरेक्टली एक दूसरे की तरफ ऐड होंगे और यही इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। किसी भी पोजीशन में और कोई भी एंगल बनेगा तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच की मैक्सिमम कब हो सकती थी कि ये पूरा वेक्टर घूम करके सीधा ही हो जाए, तब ये इनिशियल से फाइनल के बीच का वेक्टर का डिस्टेंस मैक्सिमम हो सकता था। यानी कि रिजल्टेंट मैक्सिमम तभी बन सकता है जब दोनों पैरेलल हों, सीधे ऐड हो जाए मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये मैक्सिमम है आर, ये तो मैं वैसे भी समझ सकता हूँ। दूसरा मिनिमम कब होगा? जब एक वेक्टर तो सीधा लेके जाए, दूसरा उसको वापस ले आए। अब ये जो सब्ट्रैक्शन है इनका ए माइनस बी या बी माइनस ए जो भी बनेगा वो मिनिमम आर बनेगा। समझ में आई क्या बात? उसके अलावा जो भी आएंगे उनके बीच की वैल्यूज होंगी। समझ में आ रही ना बात? एक तो हम सीधा इन सब चीजों समझ सकते हैं कि पैरेलल होगा तो मैक्सिमम ए प्लस बी होगा और जो एंटी पैरेलल होगा तो ए माइनस बी होगा। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होंगी। इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज इनके बीच में आएंगी। ये वाली वैल्यूज किसी एंगल बदलता जाऊंगा तो रिजल्टेंट बदलता जाएगा और ऐसे एंगल बदलूंगा तो रिजल्टेंट बदलता जाएगा, लेकिन ए प्लस बी से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ए माइनस बी से कम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ए माइनस बी या बी माइनस से जो भी बनेगा। अब देखो, अगर हम इसको वैसे समझें कि मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए बी के मैग्नीट्यूड के साथ साथ में कोस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे मैं थीटा बदलूंगा वैसे वैसे रिजल्टेंट बदलेगा, और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा आर बढ़ेगा, जैसे थीटा कोस थीटा थीटा नहीं कोस थीटा, और जैसे जैसे कोस थीटा घटेगा वैसे वैसे आर घटेगा, क्योंकि सीधा ऐड हो रहा है वो इन वैल्यूज में। तो अगर हमें मैक्सिमम करना है फॉर आर मैक्सिमम, मैं लिखूंगा फॉर मैक्सिमम आर, आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए जो कि 1 बनेगी। और वो कब बनेगी? व्हेन थीटा 0 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, और वही तो हमने देखा कि 0 डिग्री पे सीधे ऐड हो रहे तो मैक्सिमम बन रहा है। कोस थीटा 1 होगा तभी मैक्सिमम होगा, और वो होगा जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। और वो हमने देखा कि जो आर स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री क्या बन जाएगा दोस्त? 1, और ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये बन जाएगा 1। तो रिजल्टेंट बन जाएगा दोस्त, आर की मैक्सिमम वैल्यू हमने देखी कितनी होती है इस केस में, ए प्लस बी। समझ में आ गई क्या बात? क्या होती है? ए प्लस बी। ठीक है, मोड लगा देते हैं, ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो एडिशन है, मैग्नीट्यूड्स का एडिशन है। ये मैक्सिमम वैल्यू है आर की। अगर मैं मिनिमम की बात करूं, फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम आर, मिनिमम आर के लिए क्या करना पड़ेगा? कोस थीटा को मिनिमम होना पड़ेगा। कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1, और वो कब होती है? जब थीटा 180 डिग्री होता है, यानी कि जब एंटी पैरेलल होते हैं। उस केस में जो आर होता है वो मिनिमम हमने कैलकुलेट कर रखा है, वो 180 डिग्री में तो आर जो होता है ए माइनस बी होता है। कोस थीटा को -1 रखेंगे यहाँ पे, बन जाएगा कोस 180 डिग्री -1 तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का मोड। तो ये ए माइनस बी का मोड, ये बनेगा एंटी पैरेलल वाले केस का, हमने ऊपर ही देख लिया एंटी पैरेलल। और ये बन जाएगा पैरेलल। ठीक है, यहां से हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पता चलेगी किसकी? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो अब हम ये लिख सकते हैं, क्या रिजल्ट लिख सकते हैं कि जो आर होगा तुम्हारा रिजल्टेंट, या फिर मैं बोलूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर जो है, ये लेस देन और इक्वल टू तो होगा मोड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड्स को सीधे ऐड करना, और ग्रेटर देन इक्वल होगा ए माइनस बी का मोड। अभी ए माइनस बी भी हो सकता है, बी माइनस ए, डिपेंडिंग ऑन कौन बड़ा है। ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट होगा जो कि तुम्हें याद रखना है। मैग्नीट्यूड ए प्लस बी से लेकर ए माइनस बी के बीच में होगा, बस यही कंक्लूजन है इसका। ए माइनस बी से ए प्लस बी के बीच में, इससे ज़्यादा ए प्लस बी से ज़्यादा नहीं हो सकता, ए माइनस बी से कम नहीं हो सकता, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन थीटा। अलग अलग थीटा पे रिजल्टेंट कुछ अलग अलग आएगा। अब ध्यान से सुनो, ये चीज हमें कुछ याद दिला रही है। हम
दो वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और उनका रिजल्टेंट ये सी वेक्टर है आर। अब ध्यान से सुनना, ये तीनों साइड एक ट्रायंगल की साइड्स हैं, और ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, आर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल का कोई भी साइड बाकी दो साइड के एडिशन से तो कम होता है और उनके डिफरेंस से ज्यादा होता है। तो वो तीसरा साइड अगर मैं आर ले लूं तो ये आर बाकी दो ए और बी के एडिशन से तो कम होगा और इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा होगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, तभी ट्रायंगल बन पाता है। लेकिन हमारा जो ट्रायंगल है वो सीधा भी बन सकता है, जीरो एरिया का ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का एरिया जीरो नहीं होगा ऐसे केस में, लेकिन अगर सीधे पैरेलल हो और एंटी पैरेलल हो तब जाकर के वो ट्रायंगल तो नहीं बनेगा। अगर ट्रायंगल बोले भी गए तो हम इसको जीरो एरिया का ट्रायंगल बोलेंगे कि ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, और इन दोनों को ऐड करने वाला ये दो वर्टेक्स ओपन जब वो करा तो सीधी लाइन बन गई। तो अगर ये थोड़ा सा भी एंगल होता तो ये ट्रायंगल बनता, बट वो एंगल जीरो है तो वो सीधी लाइन बनेगी, तो हम इसको जीरो एरिया का ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो इक्वालिटी होल्ड तब करेगी, आर इक्वल टू ए प्लस बी तो तब होगा जब वो पैरेलल होंगे, और ए माइनस बी तब होगा जब वो एंटी पैरेलल होंगे। उसके अलावा हमेशा एक ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल में जो रिजल्टेंट होता है वो बाकी दो साइड के सम के से कम होता है और डिफरेंस से ज्यादा होता है। तो हम ट्रायंगल लॉ से भी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके भी ये सेम रिजल्ट डिराइव कर सकते थे ना। समझ में आ गई बात? अगर समझ में आ गई तो एक बार इसको लिख लेते हैं ना, तुम्हें याद रहेगा। इसको लिख लो, फ्रॉम दी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि एनी साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज greater than difference of remaining two sides, जो कि ये बन गया कि बाकी टू साइड्स के डिफरेंस से बड़ा होगा। दूसरा, एंड स्मॉलर देन सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। कोई भी जो साइड होगी ट्रायंगल की रिजल्टेंट साइड, कोई भी जो रिमेनिंग दो साइड इनके सम से तो छोटा होगा और इनके डिफरेंस से बड़ा होगा। बस ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी इसमें? इक्वालिटी तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा वो लेस देन होगा ए प्लस बी से और ग्रेटर देन होगा ए माइनस बी के मोड से। वो ए और बी में से जो भी साइड बड़ी होगी ट्रायंगल की उससे हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये बना लो। अब ध्यान से सुनना, लेकिन हमारा रिजल्ट तो ये था कि ए प्लस बी के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो, ए माइनस बी के इक्वल भी हो सकता है। बट इक्वालिटी विल ऑल्सो होल्ड कहाँ पे? जब थीटा 0 डिग्री होगा तो आर ए प्लस बी के बराबर भी होगा, और जब थीटा 180 डिग्री होगा तब आर ए माइनस बी का मोड भी होगा। तो फाइनली एक तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये रिजल्ट मिला, दूसरा हमें पता था 0 डिग्री पे इसके बराबर और 180 डिग्री पे मिनिमम इसके बराबर। तो जो आर बनेगा रिजल्टेंट, हमेशा के लिए इसका रिजल्ट लिखा जा सकता है कि अब आर हमेशा ए प्लस बी से कम होगा और ए माइनस बी से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके भी लिख सकते थे, सेम ही रिजल्ट बनेगा। क्लियर है? चलिए, हाँ, ये कर समझ में आ रहा है? अगर इतना समझ में आ रहा है तो हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। और अब बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर गिवन, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं वो गिवन है। तो विच ऑफ द पेयर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन नॉट एडेड टू गिव ए रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 13 सेंटीमीटर। ये बोल रखा है कि दो के पेयर हैं
इन दो में से कौन सा पेयर 13 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सकता। अब ये कैसे ड्राइव करें, मतलब ये तो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं, एंगल भी नहीं दे रखा, और ऐसे पता करने हैं कि एंगल भी कुछ ऐसा हो और मैग्नीट्यूड भी कुछ ऐसा हो कि 13 सेंटीमीटर रिजल्टेंट बन जाए। बट हमें पूछा है कि किसी भी एंगल पे क्या ऐसा बन सकता है। दो डिस्प्लेसमेंट दिए हैं, एंगल नहीं दिया, एंगल अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। क्या उन दो डिस्प्लेसमेंट से किसी भी एंगल पे 13 सेंटीमीटर रिजल्टेंट आ सकता है क्या? वो कौन बताएगा? वो हमें ये बताएगा कि रिजल्टेंट मैक्सिमम जो पैरेलल होंगे इतना हो सकता है, मिनिमम इतना हो सकता है, इनके बीच के सारे रिजल्टेंट पॉसिबल हैं। तो वही हम चेक करेंगे कि इन ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस हैं, चारों में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो उनके बीच में 13 लाई कर रहा होगा तो वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। ए ऑप्शन में देखूं तो जो आर होगा वो लेस देन इक्वल टू 4 + 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - 16 या 16 - 4 कर लो। तो आर लेस देन इक्वल टू तो 20 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 12। आर इक्वल टू 13 पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है ना, क्योंकि वो 20 से 30 के बीच में है और 12 से 20 के बीच में है। 12 से बड़ा है ना और 20 से छोटा है, तो उनके बीच के सारे रिजल्टेंट पॉसिबल हैं। मिनिमम 12 से मैक्सिमम 20 तक सारे पॉसिबल हैं, तो 13 पॉसिबल है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं सीधे सीधे यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो ए ऑप्शन बनेगा वो दोस्त बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब बी पे आ जाते हैं। बी ऑप्शन में देखूंगा तो रिजल्टेंट कितना होगा। बी ऑप्शन में देखो, यहाँ से देखते हैं 20 और 7, तो मैक्सिमम 20 + 7 ये हो सकता है, तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू 27 हो सकता है। और मिनिमम अगर मैं देखूँ, मिनिमम हो सकता है इनका 20 - 7 13, मिनिमम 13 हो सकता है। तो आर इक्वल टू 13 पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 13 मिनिमम है ना, यानी कि इस केस में तो जब दोनों वेक्टर दोनों डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तब 13 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा हमें 13। सी जो दे रखा है, सी मिलके बना सकते हैं क्या? सी में दो डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं 1 और 15, तो मैक्सिमम तो जो बनेगा 1 और 15, 1 और 15 16, और मिनिमम 15 - 1 14। यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, मैक्सिमम तो 16 है और मिनिमम 14 है। यहाँ पे आर इक्वल टू 13 पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 13 जो है 14 से 16 की रेंज से बाहर है। भाई मिनिमम 14 हो सकता है, तो 13 14 से छोटा तो कैसे, मिनिमम ही 14 है, तो 13 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। डी ऑप्शन बात करें, डी ऑप्शन का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है? दो वेक्टर हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के, इनका मैक्सिमम हो सकता है 6 + 8 कितना? 14, 6 + 8 14 मैक्सिमम है। और मिनिमम कितना हो सकता है? 8 - 6 2, मिनिमम हो सकता है 8 - 6 2, तो ये बड़ा हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 2। अब जो r इक्वल टू 13 है ये 2 से 14 के बीच में है, तो बिल्कुल ये वैलिड है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो आंसर आएगा, आंसर कौन कौन से बन रहे हैं? ए, बी और डी, ए, बी और डी, तीनों ये पेयर ऐसे हैं, इन तीनों पेयर से ही 13 डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट बनाया जा सकता है। अब एंगल हर बार अलग होगा, 16 से और 4 से बनाएंगे तो किसी अलग एंगल पे चलना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट 13 के लिए, 27 से बनाने के लिए अलग से, और 6 और 8 से बनाने के लिए अलग एंगल से चलना पड़ेगा। बट हाँ, इनसे बन सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस करने में हमें हेल्पफुल होगी। अब अगर 3 से 4 ज़्यादा मैग्नीट्यूड, ज़्यादा वेक्टर्स दे रखे हो, 3 4 5 दे रखे हो, तो उनसे कैसे ये कैलकुलेट करा जाता है, ये हम आगे सीखेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के जब हम करेंगे आगे आगे तो हम उसमें सीखेंगे। बट ये बेसिक आइडिया था, यहाँ से हम ऐसे पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान से तुम पढ़ो इसको, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो, और फिर मैं जो सोल्यूशन बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ब्लॉक है तुम्हारे पास में 2 kg का, 2 kg का ये ब्लॉक है, और ये बोल रखा है कि इस पे फोर्स लगाया जाता है F1 जो है वो 10 न्यूटन है, और जो दूसरा फोर्स लगाया जाता है F2 वो 8 न्यूटन है। लेकिन एंगल नहीं बता रखा, तो कोई भी दो फोर्सेस लगे हुए किसी एंगल पे, मान लो ये F1 हम इधर ही मान लेते हैं F1 को, और F2 मान लो किसी एंगल थीटा पे लग रहा है, लेकिन ये थीटा नहीं पता हमें। ये F2 किधर भी हो सकता है, ये F2 इधर भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी किधर भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम एंगल जो बन सकता है इन दोनों के बीच में 180 डिग्री बन सकता है। अगर इधर भी लगाऊंगा तो फिर वो एंगल ये वाला मेजर होगा जो कि 180 से कम होगा। तो मिनिमम तो रिजल्टेंट कब दे सकते हैं दोनों फोर्स मिलकर के? जब वो दोनों अपोजिट हों। और मैक्सिमम कब दे सकते हैं? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हों। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है, मैक्सिमम जो फोर्स लग सकता है वो F1 + F2 लग सकता है, जो कि बनेगा 18 न्यूटन का,
और जो मिनिमम फोर्स हो सकता है इन दोनों पे रिजल्टेंट, मिनिमम जब अपोजिट होंगे तो एक में से दूसरा माइनस हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना बचेगा, F1 माइनस F2, क्योंकि F1 बड़ा है तो वो कर लेते हैं, और 10 माइनस 2 8 2 न्यूटन, 2 न्यूटन मिनिमम फोर्स हो सकता है इस पे। तो सारे फोर्स जितने भी अलग अलग एंगल पे लगेंगे वो 2 से 18 के बीच में ही होंगे। हमसे पूछा हुआ है मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब हमने 10th क्लास में 9th क्लास में इतना तो पढ़ा ही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होती है वो नेट फोर्स डिवाइड बाई मास होती है, या फिर मैं बोलूँ कि एफ नेट जो भी होता है किसी ऑब्जेक्ट पे वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो नेट फोर्स कितना बन रखा है, ए की मैक्सिमम वैल्यू के लिए नेट फोर्स की भी मैक्सिमम वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी अपॉन में एम। नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, जो कि हमने देख रखा है कि 18 है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए फोर्स पैरेलल लगेंगे और 18 न्यूटन बनाएंगे टोटल मिला करके, डिवाइड बाई मास 2 होगा। तो एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दोस्त कितनी आ जाएगी, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात, इतना ही आसान है, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और सोल्व करने की कोशिश करो, है ना। जो हमने बेसिक ज्योमेट्री से चीजें करना सीखा ना उससे करो, या फिर रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला लगा के कर लो। इसको करोगे तो कैसे करेंगे हम, मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ, तुम अपना वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन करो और फिर आकर के चेक करो, वापस आकर के चेक करो, अपना वीडियो पॉज करके इस बार को चेक, एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ए बी सी डी ई एफ तक एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, यानी कि सारी की सारी साइड्स ए बता रखी है। ये ए बी वेक्टर है, ये बी सी, ये सी डी, ये डी ई, ये ई एफ, ये एफ है। दो वेक्टर दे रखे हैं ए सी ये वाला वेक्टर, और ए डी ये वाला वेक्टर। ये ए सी वेक्टर बनेगा, ये ए डी वेक्टर बनेगा। इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा हुआ है। सबसे पहले तो ये देखो, अगर मैं इन सबको आमने सामने ज्वाइन करवा देता हूं, इन सबको अगर मैं आमने सामने ज्वाइन करवा देता हूं तो जो, हाँ, इसको अगर मैं ओ बोल देता हूं तो ए से ओ और ओ से डी, ये अगर रेगुलर हेक्सागन है तो अंदर के सारे एंगल 120 डिग्री के होंगे। साथ में सेंटर से ज्वाइन करने वाले ये साइड कितने पे होगी, वो 120 डिग्री का आधा आधा, ये 60 पे होगा, यानी कि ये एंगल 60, ये 60, तो बचा हुआ ये भी 60 इस ट्राइंगल में। तीनों एंगल 60 के हैं, तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, यानी कि सारी साइड्स ये ए बन जाएंगी। तो सेंटर से हर एक वर्टेक्स की डिस्टेंस ए ये बनेगी। अब ए से डी की बात करूंगा तो ए से डी वेक्टर जो है वो 2AO है, जो कि 2A के बराबर बनेगा। तो ए डी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बेटा कितना होगा, 2A के बराबर होगा। एक तो हमारे पास आ गया ए डी वेक्टर। दूसरा बचता है ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए सी वेक्टर के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये 120 डिग्री है तो इनके बीच का ये एंगल 60 डिग्री है। तुम ये मेथड भी लिख सकते हो, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ इसके बारे में, मैं दूसरे तरीके से करूंगा जो कि जल्दी होता है। अब मैं लगा दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2A इंटू cos 60 डिग्री और रिजल्टेंट निकाल लूंगा। बट क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों में तो ये दोनों ही वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और एंगल बिटवीन द वेक्टर 60 डिग्री है, और 60 डिग्री के वेक्टर पे मैग्नीट्यूड पे अगर दो वेक्टर होते हैं तो √3 उनका रिजल्टेंट होता है। या फिर मैं फॉर्मूला लगा लूंगा ए सी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो 2A cos 60 डिग्री बाई 2, ए यानी कि स्मॉल है, और cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो ये √3A बन जाएगा। या फिर मैं इस तरीके से भी निकाल लूँ कि यहाँ से जो ये वाला ये डालूंगा, ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ से, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनेगा। यहाँ से अगर मैं इसको मीडियन डालूंगा इस पे, तो और अगर ये देखूंगा तो ये 30 डिग्री, तो A cos 30 डिग्री √3A/2, ये भी √3A/2 और ये √3A बन जाएगा। अभी ऐसी ज्योमेट्री ऊपर सोल्व करी है हमने, है ना। ये वाले ट्राइंगल में ये A है तो A cos 30 डिग्री √3/2, इस वाले ट्राइंगल में भी ये 30 डिग्री तो A cos 30 डिग्री A √3/2, तो ये भी 30 डिग्री है इसलिए, ठीक है। और ये 30 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये 120 का 60 है, तो ये बचा हुआ 30 है बस। चलो अब हमारे पास क्या है कि हाँ, इसी में सोल्व कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये बनेगा ए सी √3 आ गया। अब हमसे पूछा है ए सी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए डी का मैग्नीट्यूड, ये तो पूछा था। हाँ, तो ए सी का मैग्नीट्यूड तो बेटा √3A है और ए डी का मैग्नीट्यूड 2A है, तो आंसर कितना आ जाएगा, √3/2, खत्म।
क्या बन जाएगा आंसर? √3/2। चलो आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है कि रिजल्टेंट आर जो है वो दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, ए और बी का, है ना, और रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू है उसका रेशियो 3/1 है। तो ए और बी के मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा हुआ है। खुद से ट्राई करो, हमने जो भी सीखा अभी तक उसके हिसाब से खुद से ट्राई करो और सॉल्यूशन करके वापस आओ, मेरा सॉल्यूशन चेक करो और वेरीफाई करो तुमने क्या किया है। मैं आगे चलता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसमें बोल रखा है कि ए और बी दो मैग्नीट्यूड हैं वेक्टर्स के, उनके मैग्नीट्यूड्स का रेशियो हमें A/B बताना है, कितना होगा। इन दोनों का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट बनेगा वो कितना बन सकता है, सीधे सीधे A+B, और जो मिनिमम बन सकता है वो A-B, या फिर हम इसको B-A भी लिख सकते हैं। देखो हमें नहीं पता A बड़ा है कि B बड़ा है, ना तो हमें पता है A वेक्टर बड़ा है, ना हमें पता B वेक्टर बड़ा है, किसी के बारे में कुछ नहीं पता। तो हम मान ली या तो A-B बड़ा, A बड़ा होगा तो A-B भी लिखा जाएगा, B बड़ा होगा तो B-A। मिनिमम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये लिखा जाएगा। हम एक बार इसको मान के सोल्व कर लेंगे, दूसरी बार इसको सोल्व कर लेंगे, जिससे भी जो है आंसर आएगा वो कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आर मैक्स और आर मिनिमम का रेशियो दे रखा है तुम्हें, कितना, 3/1, जो कि A+B/A-B के बराबर बन जाएगा। सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3A - 3B = A+B, और इसको सोल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 2A, उधर आ जाएगा 4B। तो A/B कितना बन जाएगा बेटा, 4/2, 2/1। और अगर मैं ये देखो दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का रेशियो 2:1 आ रहा है। ए बड़ा होगा तो 2 ए के पास आएगा और बी छोटा है तो 1 आएगा। अगर ए छोटा होगा तो ए के पास 1 और बी के पास 2 आ जाएगा, बस रिवर्स ही तो हो जाएंगी। तो या तो ये होगा या फिर A/B जो होगा वो 1:2 होगा। ये कब आएगा, जब मैं आर मिनिमम को, ये तब आएगा जब मैं आर मिनिमम को क्या लिखूंगा, B-A, यानी कि मैं बी के मैग्नीट्यूड को ए के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा मानूंगा, तब ये रिजल्टेंट निकल के आएगा। सोल्व करके देख लेना, A+B तो A+B, इसको B-A रख के देखना, फिर ये रेशियो निकल के आएगा। तो या तो A/B 2/1 होगा या फिर A/B 1/2, दोनों ही आंसर हो सकते हैं, दोनों के दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, कोई दोनों ही सही है, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो ये वही मैक्सिमम मिनिमम का जो है वो यूज है इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट पार्ट बोल रखा है कि एक सर्कल बना रखा और सर्कल में तुम इस क्वेश्चन को पढ़ो और सोल्व करो, है ना, और फिर वापस आकर के मेरा सॉल्यूशन चेक करो। ये सर्कल है, इस सर्कल को ये सेंटर है, इसका सर्कल का ये सेंटर है, और बोल रखा है कि ये क्वेश्चन बना रहा था तो वही सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया। रेगुलर हेक्सागन नहीं है, मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख देता हूँ। इन दी सर्कल सोन, बस इतना ही है। फाइंड करो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सर्कल दे रखा है, सर्कल का सेंटर एट ओरिजिन, सर्कल कहाँ पे दे रखा है बेटा, ओरिजिन पे दे रखा है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है, और A+B+C वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें बताना है एट ओरिजिन। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये सर्कल है, इस सर्कल में ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर और ये C वेक्टर है, और B वेक्टर 45 पे है। तो देखो हमें पता था कि जो वेक्टर एडिशन है, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा कि A में B जोड़ के C जोड़ूं, A में C जोड़ के B जोड़ूं, या फिर B में C जोड़ के A जोड़ूं, या फिर C में B जोड़ के फिर A जोड़ूं, कैसे भी कर लूं, पहले किसको किस में जोड़ रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रिजल्टेंट आएगा हमेशा सेम आएगा, क्योंकि वेक्टर एडिशन जो होता है वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उसमें पहले किसको ऐड कर रहे हैं फिर किसको ऐड कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 5 डिस्प्लेसमेंट हैं तो पहले किसके डायरेक्शन में चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्टेंट पांचों का जब लोगे हमेशा वही आएगा, इनिशियल फाइनल पॉइंट वही बनेंगे, पहले किस दिशा में जा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें ABC का रिजल्टेंट निकालना है। हमें ये भी पता है कि देखो C अगर सेंटर है तो OA का मैग्नीट्यूड भी R है, OB का मैग्नीट्यूड भी R है, और OC का मैग्नीट्यूड भी R है, ये हमें पता है। तो अब हम देखो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम A और C को, A वेक्टर प्लस C वेक्टर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो क्यों कर रहे हैं अभी तुम्हें जस्ट समझ में आ जाएगा कि ये OA वेक्टर है R,
और ये ओ सी वेक्टर है, ये भी आर मैग्नीट्यूड की। इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम बना लूँ मैं, या फिर सीधे सीधे ही देख लूँ। इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट बनेगा। और हमने बताया था कि जो रिजल्टेंट जो बनेगा वो दोनों वेक्टर से इक्वल एंगल पे बनेगा, 45 डिग्री 45 डिग्री पे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो इसीलिए हमने करा कि ये जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट जो बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये कितना बन जाएगा? ट्राइंगल लॉ से देखो, ये आर है, ये भी आर है, इस आर के सामने वाला ये आर, तो ये क्या बन जाएगा? या फिर दोनों दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो 2a cos 90/2, 2a cos 90/2 क्या बन जाएगा? √2a। तो ये बन जाएगा √2 इंटू आर, ये रिजल्टेंट बन जाएगा a प्लस बी का। अब ध्यान से देखो, अब जो a प्लस बी है, सॉरी a प्लस सी है, ये a प्लस सी, अब हम क्या करेंगे, ये सी वेक्टर है। अब जो a प्लस सी हमने निकाल लिया था, a प्लस सी जो हमने निकाल लिया था, उसमें हम b भी ऐड करेंगे। अब ध्यान से सुनो, ये a प्लस सी वेक्टर है, a वेक्टर प्लस सी वेक्टर इस तरफ होगा और यहां से 45 डिग्री पे होगा, कहां से? हॉरिजॉन्टल से। और हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर ही अपना दूसरा वेक्टर है जिसको हम बोल रहे हैं बी वेक्टर। अब देखो, ये जो वेक्टर बनेगा यार, ये तो दोनों पैरेलल वेक्टर है, और पैरेलल वेक्टर तो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। पैरेलल वेक्टर में तो कोई चक्कर ही नहीं है, सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। तो a प्लस सी में जब मैं b ऐड करूंगा तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट में a प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड आया और b का जो मैग्नीट्यूड आया वो सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों सीधे सीधे मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो पहले का मैग्नीट्यूड तो √2r बना था, प्लस में अब b का मैग्नीट्यूड r है, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? देखो, इस रिजल्टेंट को r0 बोल दो, रिजल्टेंट को, वरना r से r कंफ्यूज हो जाओगे, एक रेडियस है और एक रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट r0 जो बनेगा वो √2 + 1 इंटू r बन जाएगा। क्लियर है? पहले किन्हीं भी दो को जोड़ लो, बट हमने समझदारी दिखाई, हम इन दो को ऐड करते तो इनके बीच में कुछ आता, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट करके फिर इसके साथ जोड़ते तब रिजल्टेंट बनता। उससे अच्छा है हमने पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला जो कि बिल्कुल बीच में आ गया और वो इसी पे ओवरलैप कर गया, तो वो दोनों सीधे सीधे ऐड हो गए, फिर बाकी बचे हुए तो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, चाहे जेईई के बच्चे हो चाहे नीट के बच्चे हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। मतलब जो बच्चा अगर इसको कर लेता है पहले बारे में तो मतलब वो हाँ, एक अच्छी पकड़ बना ली उसने वेक्टर पे। बट जनरली बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है, और हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से करेंगे। कितने मेथड से करेंगे? दो मेथड से। पहले तुम इस क्वेश्चन को लिखो, इसको समझो और खुद से करने की कोशिश करो, और फिर वापस आकर के मेरा सोल्यूशन चेक करना, बड़ा मजा आएगा तुम्हें देख के। सोल्व करते हैं। पहला मेथड क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन को पढ़ते समझते हैं पहले, है ना, लिखने के बाद में पहले तुम खुद ट्राई करो, मेरा सोल्यूशन अब तुम देखना स्टार्ट करो अगर तुमने खुद से ट्राई कर लिया है तो। दो रिजल्टेंट, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर हैं, हमें नहीं पता किधर है, उनका रिजल्टेंट जो है दोनों वेक्टर एक के 1 डबल दी अदर है, मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन। इस लाइन को समझो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स 1 डबल दी अदर, पहले तो वेक्टर्स की बात चल रही है। अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जिनमें से एक वेक्टर दूसरे का डबल है, उनका रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर, यानी कि दो वेक्टर हैं, उनमें से एक वेक्टर दूसरे का डबल है मैग्नीट्यूड में, और जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है छोटे वाले से। तो पूछा है कि तो छोटे और बड़े वाला जो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल कितना होगा, तो यार ध्यान से सुनो, हमने अभी ऊपर देखा कि कोई भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट लिखा जाता है, टेल से टेल कनेक्ट करने के बाद में उनके बीच वाली साइड में एक रिजल्टेंट ड्रॉ करा जाता है, उनके बीच वाली साइड में एक रिजल्टेंट बनता है। या फिर तुम ये समझो कि एक वेक्टर है जिसको मैंने बोल दिया ये वेक्टर ए है, और इसी को मैं स्मॉलर वेक्टर मान लेता हूं, क्या ही फर्क पड़ता है, किसी एक को तो मानना ही है ए और बी में से।
इसी को स्मॉल मान लेता हूँ, ये वेक्टर ए स्मॉल वेक्टर है। रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है तो मैं रिजल्टेंट को यहाँ बना लेता हूँ भाई, टेल से टेल कनेक्ट करूंगा तो रिजल्टेंट वो बनेगा, परपेंडिकुलर एंगल पता चल जाएगा 90 डिग्री है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर। क्लियर है? तो अब देखो बी किधर होगा, ट्राइंगल लो से अगर ये ए है और ये रिजल्टेंट है तो बी ऐसे होना पड़ेगा ना, पहले ए में जाऊंगा फिर बी में जाऊंगा तब जा करके उस उल्टी डायरेक्शन में क्लोज करने वाला ये रिजल्टेंट बनेगा। तो जो बी वेक्टर बनेगा दोस्त वो बी वेक्टर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा अपना बी वेक्टर। और बी वेक्टर देखो बड़ा वेक्टर ही है, लार्ज वेक्टर ही है, लेकिन बी का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है, हमें दे रखा है बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से डबल है, ये हमें दे रखा है बी का मैग्नीट्यूड यानी बड़े वाला वेक्टर छोटे वाले से डबल है। अब ध्यान से देखो एंगल बिटवीन वेक्टर्स कौन सा बनेगा, अगर मैं इस ए को आगे एक्सटेंड करूं, ए को अगर मैं ये वाला वेक्टर है इसको आगे उठा करके ऐसे रखूंगा तभी तो टेल से टेल कनेक्ट होंगे, तो तभी तो ये वाला एंगल बिटवीन वेक्टर्स बनेगा टेल से टेल कनेक्ट होने पर। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ या तो तुम इसको ड्रॉ कर लो या फिर तुम सीधे समझ लो कि इसको आगे एक्सटेंड करने पर ये वाला जो वेक्टर एंगल बनेगा ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स बनेगा, ये एंगल बिटवीन, ये थीटा जो मैंने ड्रॉ करा है ये थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ऑब्टूज एंगल है 90 डिग्री से तो ज्यादा बनेगा। समझ में आ गई बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अगर ए है और ये 2a है और ये रिजल्टेंट है, ठीक है, इस ट्राइंगल में हमें ये साइड्स पता है तो क्या ये एंगल निकाल सकता हूं, या तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो साइड्स का फॉर्मूला होता है उससे कैलकुलेट करो। अगर मैं बोलूं इसको इस वाले एंगल को मैं अल्फा मान लूं, इस वाले एंगल को अल्फा मान लूं, तो इस ट्राइंगल में 2a का कोस अल्फा कॉम्पोनेंट a बनेगा, 2a कोस अल्फा को मैं a लिख सकता हूं, तो कोस अल्फा क्या बनेगा बेटा 1/2, यानी अल्फा कितना बन जाएगा 60 डिग्री, खत्म। अल्फा अगर 60 डिग्री आ गया तो जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा है, थीटा तो 180 डिग्री माइनस अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा 120 डिग्री। आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? ये थीटा है ये अल्फा है, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस अल्फा है, सीधी सी बात है क्योंकि टोटल 180। तो हमने अल्फा निकाल लिया इस ट्राइंगल से, 2a का कोस अल्फा a बन जाएगा और वहां से हमने अल्फा निकाल लिया 60 डिग्री, तो 180 माइनस अल्फा थीटा बन जाएगा 120 डिग्री। ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स आ जाएगा 120 डिग्री, यानी कि कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये मेथड 1 था। इसी मेथड 1 में मेथड 2 भी बना सकते थे हम अब 3 मेथड से करेंगे। पहले मैं इसको करवाने की नहीं सोच रहा था बट ये थोड़ा आसान है देखने में, खत्म हो जाता क्वेश्चन। दूसरा थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुम्हें, क्या समझना पड़ेगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स अगर थीटा है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो इस डायग्राम को, इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं कि इस बी वेक्टर को उठा करके और इधर ले आया, यहाँ पे बी वेक्टर को उठा करके ये ले आया। रिजल्ट मैं कंपोनेंट वाले मेथड से करना चाह रहा हूँ इसको, या फिर मैं बोलूँ ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है, ए और बी के बीच, रिजल्टेंट और ए के बीच में, इसको मिटा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये तो बी है और ये रिजल्टेंट है। ये एंगल थीटा हमें कैलकुलेट करना है, टोटल ओवरऑल ये एंगल थीटा हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने ए और बी को इस बार क्या कर दिया बेटा, टेल टू टेल ही कनेक्ट कर दिया है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो ये एंगल इनके दोनों के बीच का एंगल होगा। अब ध्यान से सुनो, इसी तरीके से जो मैं यहां लिख रहा था, ये जो एंगल थीटा था ए और बी के बीच का एंगल था, ये 180 माइनस थीटा बनेगा, और ये 90 है, ये 180 माइनस थीटा है, तो ये भी अपना एंगल बन जाएगा। बट मैं ध्यान से सुनो इस चीज को, ए वेक्टर के साथ में जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ए वेक्टर के साथ में जो एंगल बन रहा है, एंगल विद ए वेक्टर, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद ए वेक्टर, इसको एक बार के लिए हटा लेते हैं सीधा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। एंगल विद ए वेक्टर, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ए वेक्टर के साथ में अगर मैं देखूं, वो उसको टेन क्या बोल देते हैं,
यार देखो हमने अल्फा इसको मान लिया है तो हम अल्फा नहीं लिखेंगे उसको, कुछ और एंगल मान लेते हैं, मान लो 10 डेल्टा मान लेते हैं, है ना, उसको डेल्टा मान दिया तो 10 ए के साथ में एंगल जो बनता है वो बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा बनता है, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा, ये एंगल बनता है। इसका फॉर्मूला ये होता है एंगल विद वेक्टर ए और रिजल्टेंट का, हमने ऊपर पढ़ा था फॉर्मूला। और ये जो एंगल डेल्टा दे रखा है ये 90 डिग्री दे रखा है, छोटे वाले को हमने ए माना, और इसके साथ में जो रिजल्टेंट दे रखा है ये 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, तो 1090। अब 1090 को सोल्व करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 1090 डिग्री, और 1090 को कैलकुलेशन के लिए 1/0 लिखा जा सकता है, साइन 90 बाई कोस 90, साइन 91 और कोस 90 0, तो इसको 1/0 लिखा जा सकता है। बी को लिख देंगे मैं 2a, और ये लिख देंगे साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी को फिर से 2a कोस थीटा। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, तो अब ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा a प्लस 2a कोस थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा 2a कोस थीटा इक्वल टू माइनस ए। अब a से तो a कट गया, 1 बच गया, और कोस थीटा बन जाएगा बेटा -1/2। और कोस थीटा -1/2 कहाँ होता है, कोस थीटा -1/2 होता है 120 डिग्री पे। यहाँ से भी आंसर आ गया, समझ में आ गई क्या बात। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका और सुनो ध्यान से, इसको मेथड 3 में कर लो, कंपोनेंट वाले को। मेथड 3 में कि अगर रिजल्टेंट इस तरफ है, रिजल्टेंट इस तरफ है, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हमें निकालना। हमने कंपोनेंट मेथड से पिछले लेक्चर में रिजल्टेंट निकालना सीखा था। अगर ये रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर्स का, ये वेक्टर चाहता है इधर जाऊं, ये वेक्टर चाहता है इधर जाऊं, तो ये वाला वेक्टर क्या चाहता है कि मैं अगर इधर चल रहा हूं तो थोड़ा इधर चलूं और थोड़ा इधर चलूं। तो इस वेक्टर के जो कंपोनेंट बनेंगे, इस वेक्टर के कंपोनेंट इधर की तरफ तो लिखा जा सकता है, अगर मैं मान लो इस एंगल को मैं बोल देता हूं कुछ रिजल्टेंट और बी के बीच का एंगल बीटा मान लेता हूं, तो इधर जो कंपोनेंट बनेगा वो तो बी कोस बीटा बन जाएगा, और इधर बन जाएगा ये बन जाएगा बी साइन बीटा। क्या बन जाएगा दोस्त, बी साइन बीटा, और ये बी कोस बीटा। सबसे पहली बात तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो इस वेक्टर का कंपोनेंट तो इस तरफ कोस 90 डिग्री 0 ही आएगा, तो इस वेक्टर का तो इस तरफ कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। इस बी वेक्टर का इधर कंपोनेंट आएगा जो कि बनेगा बी कोस बीटा, और बी का इधर कंपोनेंट बनेगा बी साइन थीटा। अब देखो हम इस वेक्टर को हटा सकते हैं, इस वेक्टर को हटा करके इसके दो कंपोनेंट लिख लिए हमने, इस तरफ जो कंपोनेंट आया वो भी लिख लिया, और इस तरफ दोनों कंपोनेंट लिख लिए बी के इस तरफ कंपोनेंट लिख लिया, इस तरफ कंपोनेंट लिख लिया। अब इसको हटा सकते हैं, क्योंकि हम या तो इसको रखें या फिर इसके कंपोनेंट्स को रखें, दोनों को रखेंगे तो डबल बार इंक्लूड हो जाएगा। तो इसको हमने हटा दिया, एक ये है कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है। अगर रिजल्टेंट यही रहना है इधर की तरफ, तो ये वाले एक्स वाले 0 हो जाने चाहिए। अगर रिजल्टेंट जे कैप में आना है तो आई कैप में नेट कंपोनेंट नेट रिजल्टेंट 0 होना चाहिए ना, तो आई कैप एक दूसरे को कैंसिल आउट करनी चाहिए। यानी कि फॉर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू ए, बी कोस बीटा बी साइन बीटा, हॉरिजॉन्टल में नेट 0 होने के लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस के कंपोनेंट और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जो वेक्टर हैं वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए। तो लेफ्ट में जो बी साइन थीटा है बीटा है वो राइट के ए के बराबर होना चाहिए। अब बी की वैल्यू है 2a, तो 2a साइन बीटा कितना बन जाएगा दोस्त a, यानी यहाँ से साइन बीटा कितना बन जाएगा 1/2, a से a कट गया, 2 इधर आ गया, और यहाँ से आ जाएगा बीटा 30 डिग्री। अगर बीटा 30 डिग्री है तो जो थीटा है बेटा वो तो 90 डिग्री प्लस बीटा ही तो है, यानी कि थीटा कितना बन जाएगा 120 डिग्री। किसी भी तरीके से करो यार तुम पहुंच वहीं जाओगे 120 डिग्री पे। बट हाँ तुम्हारे लिए अलग अलग तरीके, तुम्हारे लिए अलग अलग मेथड्स डेवलप हो जाएंगे, तुम दिमाग में तुम्हारे अलग अलग आइडियाज दौड़ते रहेंगे, इसलिए मैंने तीनों मेथड बताए तुम्हें। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि हम किसी एक क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में जो करेंगे वो अच्छे अच्छे नए नए एप्लीकेशन एडिशन के ढूंढेंगे जो कि तुमने 10th क्लास में पढ़े हैं, उनको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे वेक्टर की हेल्प से। ऐसी ऐसी चीज़ें प्रूव करेंगे जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते वेक्टर की हेल्प से। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने बताया था ऊपर कि सर्कल के डायमीटर 90 डिग्री सबटेंड करता है सर्कमफ्रेंस पे, ये भी हम उससे प्रूव करेंगे वेक्टर से। सेक्शन फॉर्मूला हम वेक्टर से प्रूव करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ये वन ऑफ द क्वेश्चन था जो 3 तरीके से किया जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। मतलब कि बहुत अच्छा आइडिया देता है तुम्हें वेक्टर एडिशन का या फिर वेक्टर के कंपोनेंट्स का। समझ में आ रही बात? तो अगर ये समझ में आ रहा हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना चैनल अपना, है ना। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है
कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। दो फोर्सेज हैं, उनके मैग्नीट्यूड का सम 16 है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 16 नहीं है। सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जिनमें बच्चा हमेशा फंसता है। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, तुम कोशिश करोगे, पहली बार ट्राई करोगे तो बहुत कम बच्चों का क्वेश्चन निकला होगा। तो ये वो क्वेश्चन है, मैं क्लास में वही क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पे बच्चा फंस सकता है, क्योंकि बेसिक चीजें वही क्वेश्चन करवा करवा के फॉर्मूले पे मैं 3 क्वेश्चन करवा दूँ, उसका कोई सेंस नहीं है। मैं वो क्वेश्चन करवाऊँ जहाँ पे बच्चा अटकता है, और मैं उसको सिखाऊं कि तू इस तरीके से अप्रोच कर इस क्वेश्चन को, तब वो जाके आगे आगे की चीजें सोचना स्टार्ट करता है। तो इसको ध्यान से देखो, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं, एक का मैग्नीट्यूड ए, एक का मैग्नीट्यूड बी है, तो ए प्लस बी सीधा सीधा मैग्नीट्यूड्स का सम 16 दे रखा है। और बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज, उन दोनों का रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अब वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट होगा उसके बारे में बात कर रखा है, 8 न्यूटन है, साथ में वो परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स के। ए और बी में जो स्मॉलर होगा उसके तो परपेंडिकुलर रिजल्टेंट, यानी कि ऊपर जैसा ही डायग्राम बन गया पिछले क्वेश्चन जैसा ही, कि स्मॉलर वाले के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट। लेकिन जो छोटा और बड़ा है उसमें जो है वो उनका मैग्नीट्यूड का सम 16 है, और जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट है 8 न्यूटन। और बोल रखा है कि स्मॉलर फोर्स अगर मैं एक्स मानूं तो फिर वो एक्स कितना होगा, यानी कि छोटे वाले फोर्स को अगर मैं एक्स मानूं तो एक्स कितना होगा। सेम ऊपर जैसा ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सी चीज़ें सेम है, चेंज है, कुछ अलग चीज़ पूछी है, चीज़ वही है, डायग्राम वही है। तो मैं वही चीज़ डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें हमने वो चीज़ लिखी है जो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। फिर से मिटा लेते हैं, चीज़ें फिर से लिखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हाँ, ये दो वेक्टर हैं, ये स्मॉलर वेक्टर है ए और ये बिगर वेक्टर है, ठीक। रिजल्ट, ये स्मॉलर वेक्टर है, रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट दो वेक्टर्स के हमेशा बीच में आता है टेल से टेल कनेक्ट करने पर, तो दूसरा वेक्टर बी इधर आएगा। अब मान लो ये वेक्टर मान लो बीटा एंगल पे है बी के साथ में, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट जो आएगा इस तरफ वो बन जाएगा बी कोस बीटा, और इधर की तरफ जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो क्या बन जाएगा, बी साइन बीटा। फिर से वही सेम कहानी की, छोटे वाले के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इधर होने के लिए एक्स के नेट 0 होने चाहिए। हमने कंपोनेंट ले लिए एक्स और वाई में, तो ये तो कट गया, हम इसको नहीं लेंगे, अब इसके कंपोनेंट इंक्लूड कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट जो बना बेटा, रिजल्टेंट तो बी कोस बीटा बन रहा है। एक तो ये रिजल्ट हमने निकाला इससे, साथ में ए जो है वो बी कोस बी साइन बीटा के बराबर है, ताकि एक्स में नेट 0 हो सके। ये रिजल्ट हमने निकाले हैं। अब हमें ये भी दे रखा है कि जो ए का मैग्नीट्यूड है और बी का मैग्नीट्यूड है, इसका सम 16 है, और उसमें ए के मैग्नीट्यूड को बोल रखा है एक्स। अगर ए का मैग्नीट्यूड एक्स है तो बी का मैग्नीट्यूड 16 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा भाई, क्योंकि दोनों का सम 16 है, तो अगर एक एक्स है तो दूसरा 16 माइनस एक्स है मैग्नीट्यूड्स में। अब दूसरा हमें ये दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। अब हम ध्यान से देखो, इन दोनों रिजल्ट को यूज में लेंगे, क्या लेंगे, इन दोनों रिजल्ट्स को यूज में लेंगे। ए और बी की वैल्यूज हमें पता है, इन दोनों रिजल्ट्स को यूज में लेंगे। रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट कितना दे रखा है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 8, जो कि बी को हमने माना 16 माइनस एक्स इंटू कोस बीटा के बराबर है, इक्वल टू ए है एक्स और बी है 16 माइनस एक्स इंटू साइन बीटा, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, और अंदर बच गया कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इसको ऐड करने पर ये बनेगा, ये बन जाएगा 1, तो बस ये एक्स की क्वाड्रेटिक बन गई, सोल्व हो जाएगा। 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू उधर की तरफ जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, 16 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 32x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और यहाँ से जब मैंने एक्स सोल्व करा 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 8 स्क्वायर 64, और 32 इधर 250 माइनस 64 बाई 32, ये बन जाएगा 192 अपॉन में 32। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6, क्योंकि 32 6 या 192 बनेगा, कैलकुलेट करके दे सकते हो। ये एक्स की वैल्यू 6 आ गई, क्लियर है।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारा दिमाग हिला के रख देंगे पहली बारी में तो। बट हाँ, अगर तुमने अभी इन क्वेश्चंस को ढंग से कर लिया तो अब तुम जो प्रैक्टिस करोगे, जो मैं होमवर्क देने वाला हूँ, है ना, मैंने बोला था ना मैं कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं होमवर्क दूंगा, वो मैं होमवर्क आज देने वाला हूँ। और जो तुम्हारे पास बुक्स होंगी, नहीं है तो पीडीएफ वगैरह इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना उन बुक्स के, वो होमवर्क तुम करना। तुम्हें क्वेश्चन बहुत हल्के लगेंगे ना, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना। एक और क्वेश्चन है कि ए और बी वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट सी है, तो सी वेक्टर को ए प्लस बी लिखा जा सकता है। सी वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट है, तो सी वेक्टर ए प्लस बी दिया हुआ है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए और बी जो है उसके हिसाब से हमें रिजल्टेंट के बारे में कमेंट करना है। हमने बोला कि 90 डिग्री अगर हुआ तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। अगर ए और बी 90 डिग्री पे होंगे, ए इधर और बी इधर, तो रिजल्टेंट जो बनेगा, रिजल्टेंट बी को इधर लेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। ये हमने ऊपर स्पेशल केस में देखा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर बनता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई समस्या ही नहीं है। दूसरा बोला कि जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, लिख लेते हैं ना, तुम खुद से सोल्व करो पहले तो, है ना, ये क्वेश्चन खुद से सोल्व करो। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखो और खुद से सोल्व करो कौन कौन से ऑप्शन तुम्हारे हिसाब से करेक्ट है। ए तो सीधे देखते ही दिख रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं थी कि ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है। तो अब हम क्या करेंगे, बी वेक्टर को यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, तो जो रिजल्टेंट हमें दिख रहा होगा ये रिजल्टेंट बनेगा, और ये रिजल्टेंट आर जो कि 90 डिग्री पे है, तो आर बन जाएगा ए स्क्वायर, सी बोल रहे हैं उसको आर को, तो जो सी स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन में बोल रखा है कि दोनों के, ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर, दोनों के बीच का जो एंगल है ये ए वेक्टर है, और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से, सॉरी 90 डिग्री से बड़ा है, ये बी वेक्टर है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर को तो ऐसे कैसे रख लेंगे, और बी वेक्टर को क्या करेंगे, बी वेक्टर को, हाँ, या ऐसे पुट कर लेंगे। अब देखेंगे रिजल्टेंट, क्या देखेंगे दोस्त, अब देखेंगे इनका रिजल्टेंट। इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, इनका रिजल्टेंट बनेगा ये ओपन टेल से ओपन हेड। अब ये रिजल्टेंट तो यार देखो, ये रिजल्टेंट ए और बी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था 90 डिग्री पे, 90 डिग्री से ज़्यादा करूंगा तो ये वाला जो एरो बनेगा, देखो अगर मैं इस वेक्टर को अगर मैं परपेंडिकुलर रखूंगा, देखो मैग्नीट्यूड तो ए और बी के सेम ही है, बट एंगल बदल रहा हूं मैं। जब ये ऐसे था और ऐसे था परपेंडिकुलर, तो ये रिजल्टेंट था, अब मैं इसको ऐसे ले आया तो रिजल्टेंट ये छोटा हो गया ना यार। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सी स्क्वायर है, ये सी है, सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। बाकी मैं उससे भी लिख सकता हूँ कि सी स्क्वायर जो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे कोस थीटा 0 बन गया था, तो ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। या फिर यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा में अगर थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री है तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी, और ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से कोई नंबर माइनस होकर के सी स्क्वायर बन रहा है, तो सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से तुम्हें कुछ नंबर माइनस करना पड़ेगा तब जाकर के तुम सी स्क्वायर बनाओगे, इसलिए सी स्क्वायर अकेले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो छोटा है। समझ में आ गया क्या भाई, बी बिल्कुल करेक्ट है, अगर उन्होंने बोला लेस देन तो बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। सी की बात कर लेते हैं, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बोल रहा है कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो अगर बी सही है तो फिर सी तो गलत ही है ना, कि सी स्क्वायर ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता। लेस देन 90 डिग्री में ऑब्वियस सी बात है फिर इक्वल हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। डी ऑप्शन कैलकुलेट करते हैं और उसको चेक भी करते हैं। डी ऑप्शन में एक वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, 90 डिग्री से छोटा एंगल है, तो मैं ऐसे भी पुट कर सकता हूँ कि इसको रिप्लेस करूँ कि ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर ऐसे बनेगा। तो अब देखो अगर ये बी वेक्टर ऐसे बनता तब तो रिजल्टेंट ये बनता, अभी बी वेक्टर ऐसे है तो अब ये रिजल्टेंट बढ़ गया ना। तो या तो तुम देख लो कि रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो बड़ा ही होगा 90 डिग्री केस से, तो या फिर मैं ऐसे देख सकता हूँ कि सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर, या तो मैं सीधे लिख सकता हूँ ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, या फिर ऐसे देख लो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इस बार कोस थीटा पॉजिटिव होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करूंगा तब जाके सी स्क्वायर आएगा, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकेले से तो बड़ा ही होगा, यानी कि इसमें डी भी करेक्ट है। तो आंसर क्या क्या हो जाएंगे बेटा, ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, सॉरी ए और भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है और डी, ए बी डी आंसर हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ए बी डी आंसर हो जाएंगे। तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमें एडिशन के फॉर्मूले को यूज में लेकर के चीजें समझनी है और उससे हमें करना है। अब मैंने तुम बोला था कि होमवर्क दूंगा मैं, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। मैंने बोला था कि कोई भी एक कोचिंग मटेरियल जो नेशनल लेवल की कोचिंग है उसका तुम चूज कर लो, बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनके मटेरियल अच्छी हैं,
कोई भी कोचिंग का मटेरियल तुम्हें टेलीग्राम पे जिस इजीली असेसिबल हो वो ले लेना, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह पे, ऑनलाइन गूगल वगैरह पे, वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएगा। वहाँ से तुम्हें होमवर्क खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं, क्योंकि हर बच्चा कोई अलग कोचिंग का मटेरियल कर रहा होगा, तो मैं कैसे रिकमेंड कर दूँ कहाँ से करेंगे, तो वो तुम खुद से सेलेक्ट करना, घर पे जाकर के देखना मॉड्यूल में तुम्हारा जो भी है कि कौन सा तुम कर सकते हो। साथ से एचसीवी की मैं बात करता हूँ। एचसीवी का चैप्टर नंबर 2 है, 1 नहीं, चैप्टर नंबर 2 है, उसमें वेक्टर दे रखा है। उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उसके सोल्ड एग्जाम्पल जो थ्योरी के बीच में दे रखे हैं, उसमें 2.1, 2.2, 2.3 ये कर रहे हैं। वर्कड आउट एग्जाम्पल जो बाद में सोल्ड एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक करने हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन बिना देखे करने हैं। जो नहीं हो तो सॉल्यूशन वहां पे देख लेना, अदरवाइज अपने माफियाज डाउट क्लर्स के अंदर ग्रुप में आधा करके तुम अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको सबसे लास्ट में करना है, लीस्ट प्रायोरिटी देनी है इसको। लिस्ट प्रायोरिटी, लिस्ट प्रायोरिटी इसलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं बोला कि इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मीनिंग अलग होता है। लिस्ट प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं कि इनका कोई पर्पज नहीं है सोल्व करने का। लिस्ट प्रायोरिटी इसलिए कि पहले ये और ये करने हैं, उसके बाद में इस पे आना है, क्योंकि इन पे सोचने में समय लगेगा तुम्हें। इसमें प्रॉपर सोचना ही है, इसमें कैलकुलेशन नहीं होती। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं एससीबी में, उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती, तुम्हें सिर्फ सोचना होता है। तो उसके लिए तुम्हें सबसे लास्ट में करना है, पहले तुम क्वेश्चन करना सीख जाओ, नए नए डायग्राम बना करके चीजें सोचना सीख जाओ, फिर तुम इस पे करना। इसलिए लिस्ट प्रायोरिटी, क्वेश्चन के होमवर्क में लिस्ट प्रायोरिटी है, पहले ये करना, फिर ऑब्जेक्टिव 1 की ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज में जो दे रखे ये क्वेश्चंस करने हैं। इरोडो, एसबीटी और पाथफाइंडर में वेक्टर के ऐसे कोई क्वेश्चंस दे नहीं रखे स्पेसिफिक वेक्टर के, इसलिए उसका अभी कोई होमवर्क है नहीं। नेक्स्ट चैप्टर्स में जैसे जैसे आएगा मैं इनके भी होमवर्क दिया करूंगा। बाकी तुम्हारे कोचिंग मटेरियल का होमवर्क कर लो, ये कर लो, ये वाले सबसे लास्ट में करना है। और इसमें से कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, बाकी इसके अलावा डीसी पांडे सर की जो बुक है, बीएम शर्मा सर की बुक है, फिजिक्स गैलेक्सी जो बुक है अरोड़ा सर की, वो भी तुम सोल्व कर सकते हो। उसके अंदर सेग्रीगेटेड टॉपिक्स वगैरह के साथ में दे रखी हैं चीज़ें, तो तुम वहाँ पे क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के कर सकते हो, है ना। बाकी मैं ये मेनली रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। ये करना आजकल के तो नीट वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया, तो नीट वाले बच्चों के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये होमवर्क करना, ठीक है ना। जी वालों के लिए तो मिनिमम इतना तो करना ही है, और साथ में कोचिंग का मटेरियल, और इन बुक्स में से अगर तुम्हें करना हो तो कर सकते हो, है ना। ये भी अब अच्छी बुक्स है, बुक सारी अच्छी हैं, उसमें अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, जहाँ से तुम कर लो सही है। इनमें कोई भी डाउट हो तो अपना माफियाज डाउट क्लियर ग्रुप है, वहाँ पे आकर के तुम अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो। कोई दिक्कत हो तो, किसी भी टाइप की दिक्कत हो तो भाई आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं ना। और वेक्टर का ये जो लेक्चर है अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पूरा जो 1 बाय 1 लेक्चर्स आते जाएंगे, उन अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और सारे नोट्स वगैरह जो प्रॉपर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे नोट्स वगैरह तुम्हें कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो वो ज्वाइन कर लेना। और माफिया डाउट क्लास ग्रुप ज्वाइन कर लेना डाउट डिस्कशन के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के बाय बाय।